वेलकम टू योर ओन संकल्प। आपका आप ही के संकल्प में स्वागत है। लास्ट टाइम हमने देखा था डू एज डायरेक्टेड, जिसमें हमने बहुत सारे सेंटेंसेस कवर किए थे। ऑलमोस्ट 99.9% ग्रामर हमने उसमें कवर किया था। और अब हम स्विच कर रहे हैं टू ऑल द पोम्स। यस, मैंने पोम्स बोला, उसका प्रोनाउंसिएशन होता है पोम्स। हम लोग बोलते हैं पोयम्स पोयम्स, बट दिस इज द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। हमारा प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए? पोम्स। सी, करना इतना जबरदस्त है कि एरा भी तुम्हारा हो, ऑरा भी तुम्हारा हो, और 2025 ईयर भी तुम्हारा हो। ठीक है, आई रिपीट, ऑरा भी तुम्हारा हो, एरा भी तुम्हारा हो, और ईयर 2025 वो भी तुम्हारा ही हो। ठीक है, सो स्विचिंग डायरेक्टली टू आवर पोम्स। फर्स्ट हमारी पोम जो हमने देखी है दैट इज डस्ट ऑफ स्नो। कौन सी है? डस्ट ऑफ स्नो। स्टैंजा 1, उसमें क्या लिखा हुआ है? व्हाट डू यू मीन बाय डस्ट ऑफ स्नो? आप बोलोगे डस्ट यानी मिट्टी, स्नो तो स्नो तो आपको पता ही है क्या होता है, बर्फ का वो जो मिक्सचर रहता है, द क्रशिंग ऑफ द आइस इज नोन एज स्नो। बट इसमें क्या लिखा हुआ है? स्टैंजा 1 में लिखा हुआ है द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। द वे, जिस तरीके से एक क्रो हमारे एक ट्री के ऊपर, हेमलॉक ट्री, कौन सा ट्री? हेमलॉक ट्री। कौन सा ट्री बेटा? हेमलॉक ट्री। उसके ऊपर वो बैठा है और जैसे उसने शुक किया तो कुछ डस्ट ऑफ स्नो जो ट्री के ऊपर लगी हुई थी वो आके नीचे गिरती है। अब हम सपोज ट्री के नीचे बैठे हैं या खड़े हैं तो कुछ हमारे ऊपर गिर रहा है एंड सडनली आवर मूड चेंजेस। तो उसने क्या किया है? सिमिलर आपको दिख रहा है, यू कैन विजुअलाइज दिस। ये इसी तरीके से एक ये हेमलॉक ट्री है, यहाँ पे क्रो बैठा है, ही जस्ट शुक द ट्री। विच ट्री? हेमलॉक ट्री। और उसके ऊपर ये आके गिर रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं। एक्सप्लेनेशन, द पोएट रिमेंबर्स अ स्मॉल इंसिडेंट। उसको एक इंसिडेंट याद आता है। कौन सा इंसिडेंट याद आता है? जिसने उसकी पूरा डे चेंज कर दिया था। That changed his mood. Once the poet was in a depressed mood. पहले बहुत ही सुबह से दोपहर तक वो बहुत ही डिप्रेस्ड मूड में था। उसके बाद जैसे ही वो एक हेमलॉक ट्री के वहां से पास हो रहा था, उसने सोचा वहां पे मैं थोड़ी देर खड़ा हो जाता हूँ। एक और चीज, ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड नहीं है कि हम वो ट्री के नीचे वो पोएट खड़ा था कि वहां से पास हो रहा था, वो स्पेसिफिकली मेंशन्ड नहीं है। नाउ व्हाट वी नीड टू थिंक इज कि सपोज वो वहां पे खड़ा था। कौन? ऑथर। कौन? ऑथर। अब वहां के बता रहे उनका सुबह से दोपहर तक उनका मूड बहुत ही ज्यादा डिप्रेस था। उसके बाद जैसे ही वो एक क्रो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा, उसने शुक किया हेमलॉक ट्री को, तो कुछ स्नो उनके चीक्स पे और उनके हेड पे आके गिरी। दैट चेंज्ड द ऑथर्स मूड। अंडर अ हेमलॉक ट्री इट इज नॉट क्लियर वेदर द सी, ये भी इसमें लिखा हुआ ही है, इट इज नॉट क्लियर वेदर द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर और पासिंग बाय द हेमलॉक ट्री। Suddenly a crow sitting on the tree shook it and some powdery snow, मैंने आपको बताया था powdery snow यानी ऐसे बिल्कुल पाउडर जैसा स्नो उनके ऊपर आके गिरा। From the tree fell on the poet. Clear? Hopefully it is clear. अब सेकंड स्टैंजा में क्या दिया गया है? Has given my heart a change of mood and saved some part of the day I had ruled. इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही वो स्नो उनके ऊपर आके गिरी, तो सपोज दोपहर के टाइम पे आके गिरी, तो दोपहर का, शाम का और रात का, मीन्स द नून, इवनिंग एज वेल एज लेट नाइट, सॉरी लेट इवनिंग, वो पूरा का पूरा उन्होंने क्या किया? उसका मूड चेंज कर दिया। किसने चेंज कर दिया? जस्ट अ डस्ट ऑफ स्नो ने। हम ऐसे ही पूरा दिन हमारा मूड खराब रहता है, अचानक से सडन से एक फ्रेंड आ जाती है हमसे मिलने के लिए, हमने उसको अपनी मन की बात बता दी, नहीं भी बताते हैं पर ठीक है, हमारी मन की बात अगर हमारे तक ही रहती है, लेकिन फिर भी अगर हम उनके साथ कुछ कन्वर्सेशन करते हैं तो कैसे हमारा मूड चेंज हो जाता है। सिमिलरली इज द सिचुएशन। यहाँ पे कैसा था? सुबह से उनका मूड खराब था पोएट का, और अचानक से जैसे ये क्रो ने उनके ऊपर डस्ट का शुक किया तो उनका मूड चेंज हो गया। द पाउडरी स्नो विच फेल ऑन द पोएट्स चेंज हिज मूड टू हैप्पीनेस। किसने चेंज कर दिया? हैप्पीनेस में। टिल नाउ द पोएट हैड स्पेंट अ पार्ट ऑफ हिज डे इन सैडनेस। सुबह से दोपहर तक का उनका पार्ट कैसा था? पूरा सैडनेस में था। However, now he was feeling refreshed. अब वो कैसा फील कर रहा है? Refreshed. Are you all refreshed? Please, थोड़ा have a smile on your face, dear. This incident saved some part of the poet's day, which he would have otherwise spent in sorrow and regret. अगर वो poet क्या बोल रहे हैं कि अगर वो हेमलॉक ट्री के नीचे नहीं जाते तो शायद उनकी शाम भी खराब होती और रात भी खराब होती।
और उसकी वजह से उनको रात को नींद भी नहीं आती, तो वो क्या बोल रहे हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, राइट। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ डस्ट ऑफ स्नो। नाउ सेकेंड फॉर्म इज फायर एंड आइस। फायर एंड आइस, व्हाट डू यू मीन बाय फायर एंड आइस? बचपन में खेलते थे ना, खेलते थे कि नहीं खेलते थे? मैं तो खेलती थी, बाकियों का मुझे पता नहीं। फायर एंड आइस मीन्स आइस हो तो बिल्कुल हम लोग ऐसे स्टैच्यू हो जाते थे, और जैसे ही फायर बोले तो बिल्कुल जैसे जेल से छूटे हो ना जमानत पर, वैसे बिल्कुल फ्लाई होते थे, वैसे वाले होता था फायर एंड आइस। इसमें एक्सप्लेनेशन क्या है, पर ये ऑन द कॉन्ट्रारी पोएट ने यहाँ पे बहुत ही खतरनाक तरीके से डिस्प्ले किया है। कैसे तरीके से कि देखो ये है एक फायर और ये है एक आइस, किस तरीके से उन्होंने एड्रेस किया है किस चीज को। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग बोलते हैं कि वर्ल्ड कैसे पैरिश होने वाली है, पैरिश यानी खत्म होने वाली है आइस में, और कोई बोलते हैं फायर में। कैसे? फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। पोएट पहले क्या बोलते हैं कि मैं उन लोगों को फेवर करता हूं जो ये बोलते हैं कि दुनिया कैसे खत्म होने वाली है, फायर में खत्म होने वाली है। पर क्यों? Why the poet has taken only these two words to address the human being? क्योंकि हमको कैसे पता चलता है, हमको ऐसा लगता है कि वो फायर है, वो आइस है। क्यों? सच्ची में क्या आग लगेगी और दुनिया खत्म हो जाएगी? क्या स्नो गिरेगी और दुनिया खत्म हो जाएगी? नो, इट्स नॉट दैट। एक्चुअली उन्होंने सिर्फ उसको एड्रेस किया है, फायर और आइस को सिर्फ एड्रेस किया है। फर्स्ट स्टैंजा में क्या है? इन दीज लाइन्स द पोएट एनालाइजेस द व्यूज ऑफ द पीपल ऑन द टू पॉसिबल कॉजेज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मतलब एक वर्ल्ड किस तरीके से दो टाइप में पेरिश होने वाली है। ऑन द वन साइड देयर आर पीपल हु बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड बिकॉज ऑफ फायर, और पोएट क्या बोलते हैं कि मैं उन लोगों का ही फेवर कर रहा हूं जो ऐसा बोल रहे हैं कि वर्ल्ड कैसे वैनिश हो जाएगी, जो बोल रहे हैं फेवर कर रहे हैं कि भाई हाँ फायर से वैनिश होगी। हियर फायर क्या रिप्रेजेंट कर रही है? द एक्सट्रीम डिजायर, एंगर। डिजायर यानी इच्छा। हमारी देखो हमारी इच्छा होनी चाहिए, आई वांट टू क्रैक द सीए, आई वांट टू क्रैक द यूपीएससी एग्जाम्स, वो डिजायर इज अ गुड थिंग। बट ओवर एक लिमिट से बाहर जो कोई चीज होती है ना, तो दैट इज नॉट गुड। मतलब हर एक चीज ऐसी ही होनी चाहिए, हर एक चीज की एक अपनी लिमिटेशंस होनी चाहिए। एंगर, गुस्सा आना बिल्कुल स्वाभाविक है, अगर नहीं है तो समझना हम ह्यूमन नहीं है, सीधी सी बात है। अगर कोई हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पे, हमारी सेल्फ डिग्निटी पे, हमारी ईगो पे आ जाए और तभी भी हम अगर गुस्सा नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स वी आर डम। तो हमारे पे गुस्सा आना चाहिए, बट दैट टू अ सर्टेन एक्सटेंट। ग्रीड, लालच, लालच भी होने चाहिए। क्यों? उसके 99 आ रहे हैं तो मेरे 100 आने चाहिए। दिस ग्रीड मस्ट बी देयर, पर वो भी एक सर्टेन एक्सटेंट तक। ऐसे नहीं कि भाई मुझे वो 100 अचीव करने के लिए मैं कोई भी एट एनी कॉस्ट आई शुड गो, दैट्स द रॉन्ग थिंग। प्रेजेंट विथ ह्यूमन बींग्स ऑन द अदर साइड देयर आर पीपल हु फेवर आइस। अब पोएट क्या बोलते हैं, कुछ कुछ लोग ने फायर के लिए क्या क्या बोला? डिजायर, एंगर, ग्रीड। फायर के लिए क्या क्या बोला? डिजायर, एंगर, ग्रीड। फायर के लिए क्या क्या बोला? डिजायर, एंगर एंड ग्रीड। और आइस को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है? हियर आइस रिप्रेजेंट द ह्यूमन इमोशंस ऑफ हेट्रेड। आइस किस तरीके से होती है? हेट्रेड यानी हम किसी से नफरत करते हैं, इनटॉलरेंस यानी हम किसी को सहन ही नहीं कर पाते हैं, एक्सेट्रा। इसमें दो चीजें ही दी गई है, हेट्रेड यानी नफरत और इनटॉलरेंस यानी हम किसी को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते, हम किसी से जेलसी करते हैं। तो वो किसमें खत्म हो गई? आइस में, कि उसने ऐसा किया, अब उसको इस तरीके से अचीव करने के लिए हम बोलते हैं ना रिवेंज लेना, तो दैट इज द वेरी रॉन्ग थिंग। From his experience, the poet believes that the world will end with fire. इसीलिए वो क्या बोलते हैं कि इन एक्सपीरियंसेस से मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों में से अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ फायर एज वेल एज आइस, तो मुझे फायर का पलड़ा भारी लग रहा है। क्यों? ये फायर का पलड़ा हम लोग भारी लग रहा है, भारी यानी नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें तीन चीजें आ रही है। कौन कौन सी? डिजायर, एंगर और ग्रीड। और आइस में कौन कौन सी चीजें आ रही है? हेट्रेड एंड इनटॉलरेंस। From this experience, the poet believes that the world will end in fire. In other words, excess or too much of anything can destroy the world. As I had already said कि अगर कोई चीज एक्सेस में हो जाए, कोई चीज हद से ज्यादा हो जाए, होना चाहिए, that's for sure. अगर नहीं होगा, it means we are dumb people. हम लोग के पास कोई फीलिंग नहीं है। Why? We are not humans or what? No, we are. तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए? हमारे अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए, नहीं तो हमारे कोई ह्यूमन की ट्रेट्स ही नहीं रहे। What do you mean by traits? कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज। अगर ये नहीं है तो हमारे अंदर कोई ट्रेट्स ही नहीं है ऑफ ह्यूमन बींग्स, राइट?
तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे अंदर ये सारी चीजें हैं, देन एंड ओनली देन वी आर कॉल्ड ह्यूमंस। लेकिन टू अ सर्टेन एक्सटेंट, हर एक चीज की लिमिट होनी चाहिए। अगर हमने ऐसा किया तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा किया तो ऐसा होना चाहिए। मम्मी बोलती है ना चॉकलेट्स खानी है बट टू अ सर्टेन लिमिट, हफ्ते में एक बार तो खानी है, आपका ब्रेन शार्प होता है, यस। तो इससे क्या होता है, कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। नाउ इन स्टैंजा सेकंड, देखो फर्स्ट स्टैंजा में क्या था कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। नाउ इन द सेकंड स्टैंजा, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर वो जब सेकंड टाइम जब वर्ल्ड हमारी पेरिश होगी, तब ऑथर क्या बोल रहे हैं, तो वो कैसे पेरिश होगी, थ्रू आइस। आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्ट ऑन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। मीन्स अगर सफाइस करना है, सफाइस यानी खत्म करना ही है, इनफ, सफाइस यानी क्या, इनफ, अगर हमें इनफ करना ही है तो वो वर्ल्ड हमारी कैसे पेरिश होगी, आइस से भी पेरिश हो सकती है, राइट। एक्सप्लेनेशन कैसा है, इन दीज लाइन्स द पोएट थिंक्स दैट इफ द वर्ल्ड हैड टू एंड ट्वाइस, ये वर्ड मेरा याद रखना, सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम तो ऑथर ने क्या सोचा कि कैसे पेरिश होगी, विद द हेल्प ऑफ फायर ओनली, और सेकेंड टाइम कैसे डिस्ट्रॉय होगी, विद द हेल्प ऑफ आइस ओनली। आइस वुड ऑल्सो बी एबल टू डिस्ट्रॉय इट कंप्लीटली, आइस में भी उतनी ही पावर है कि वो वर्ल्ड को पूरा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सके। फॉर द पोएट आइस, आइस यानी क्या क्या था, हेट्रेड और इंटॉलरेंस, एज अ पावरफुल एज, देखो हेट्रेड को किसके साथ कंपेयर किया है, डिजायर के साथ, जो हेट्रेड थी आइस में उसको फायर में किसके साथ कंपेयर किया है, डिजायर के साथ। एंड विल बी सफिशिएंट टू ब्रिंग एन एंड ऑफ दिस, और वो इतनी सफिशिएंट है कि वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकती है। क्या क्या डिस्ट्रॉय कर सकती है, हेट्रेड, जेलसी, इंटॉलरेंस, फायर में कौन कौन सा था, ग्रीड, ठीक है, ये सारी चीजें हमारी वर्ल्ड को पेरिश करने के लिए काफी है। सो दिस वाज द एंड ऑफ द सेकंड पोएम दैट इज नोन एज फायर एंड आइस। नाउ आवर थर्ड पोएम इज अ टाइगर इन द जू। कौन सी है हमारी थर्ड पोएम, अ टाइगर इन द जू, अ टाइगर इन द जू। कैन एनीवन थिंक और इमेजिन, आपके पास बस ये चार दीवार है, उसके अंदर आपको हमने कैद किया है, चार दीवार के अंदर आपको कैद किया है। तो एक फर्स्ट डे आपको अच्छा लगेगा, सेकेंड डे भी चलो आपको अच्छा लगा, थर्ड डे भी आपको अच्छा लगा, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली यू स्टार्टेड लूजिंग इंटरेस्ट फ्रॉम योर होम एज वेल, है ना। अगर हमें किसी ने कैद करके रखा है, हाँ हमें टाइम टू टाइम खाना दे देते हैं, वॉशरूम फैसिलिटीज अवेलेबल है, हम हाइजीनिक से भी रह रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हमें किसी ने बिल्कुल ऐसे चार दीवार के अंदर कैद कर दिया है, नो डाउट वहां से मुझे पूरा का बाहर का पूरा नजारा भी दिख रहा है, लेकिन देन टू क्या वो आपके लिए सफाइस रहेगा, पूरी लाइफ आप उस चार दीवार के अंदर काट सकोगे। देन वाई अ टाइगर, वाई अ टाइगर, इट्स आर नेशनल एनिमल, क्यों हम लोगों को उसको वहां पे केज में हमने रखा है। नो डाउट अभी बहुत सारी सेंचुरीज ने, एनजीओस ने ये सारी चीजें देखी है कि हम लोग जू में जाते हैं तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फ्रीली घूमते हैं एंड एनिमल्स आर इन द केज, बट दैट्स द रॉन्ग थिंग। एक्चुअली वी शुड बी इन द केज एंड एनिमल्स शुड मूव फ्रीली। हम लोग केज में होंगे देन टू हम वी आर इन अ सेफ्टी पोजीशन, राइट, लेकिन एनिमल्स को हमें फ्रीली मूव करना है बिकॉज दैट्स देयर पार्ट, दैट्स देयर लाइफ। हम तो आके घूम के चले जाएंगे, विजिटर्स को कितनी देर बेचारा कोई भी टाइगर एंटरटेन करेगा, राइट। तो दैट्स द थिंग, उसी के बारे में यहाँ पे पोएम है। और ये देखा जाए तो अगर इसमें पोएट ने क्या किया है, इनडायरेक्टली एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है ऑफ अ टाइगर। किसकी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, ऑफ अ टाइगर, कि अगर टाइगर होता तो वो किस तरीके से अपने आप को बताता। So here we are in the first stanza. He talks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. अब आपने कभी भी देखा है, सपोज मैं आज यहाँ से वॉक कर रही हूँ तो मेरी आवाज आएगी इफ आई एम वेयरिंग द सैंडल्स, राइट। लेकिन अगर मैंने सॉक्स पहने हुए हैं तो मैं सॉक्स पहन के सीधा वॉक कर रही हूँ तो क्या उसकी आवाज आएगी, ऑब्वियसली नहीं आएगी। तो इसी तरीके से टाइगर जब वॉक करता है तो उनके जो पॉज होते हैं, पैर के पंजे होते हैं, वो कैसे होते हैं, बिल्कुल वेलवेट होते हैं, बिल्कुल गादी जैसे होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। आपने कैट को देखा है, कैट आपके बाजू से ऐसे विगल करके चली भी जाएगी ना, यू वोंट बी एबल टू रिकॉग्नाइज के कोई पास भी हुआ है वहां से, राइट।
तो इसी तरीके से होता है टाइगर। टाइगर भी अगर वहां से पास हो जाए, हमारे नजदीक आके खड़ा हो जाए ना, वी वोंट बी एबल टू इमेजिन ऑल्सो कि भाई हमारे यहाँ से कोई पास हो रहा है, राइट। एक्सप्लेनेशन में क्या है, इन दीज लाइन्स द पोएट इज डिस्क्राइबिंग अ टाइगर इन अ केज। किसके बारे में बता रहा है कि वो एक केज में है, एक बार्स के बिहाइंड है। द टाइगर विथ ब्राइट एंड क्लियर स्ट्रिप्स मूव्स इनसाइड द केज। वो कैसी स्ट्रिप्स है, देखो ये लाइनिंग वाली स्ट्रिप्स है, ठीक है। अब इनके अंदर वो टाइगर है। द केज इज वेरी स्मॉल। वो केज कैसा है, बहुत ज्यादा स्मॉल है। सो द टाइगर कैन हार्डली टेक अ फ्यू स्टेप्स। टाइगर कैसे बहुत ही थोड़े से स्टेप्स लेके आ सकता है अलोंग इट्स लेंथ। हिज पॉज आर सॉफ्ट लाइक वेलवेट। जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि उसके पॉज कैसे हैं, बिल्कुल वेलवेट है, गादी के जैसे हैं। सो वन कैन नॉट हियर द साउंड ऑफ इट्स फुटस्टेप्स। उनके फुटस्टेप्स के बिल्कुल कोई साउंड सुन पाएगा? ऑब्वियसली नो। In spite of being the most powerful creature, do you know why the tiger is known as the national animal? कुछ तो रीजन होगा ना जो हमारे एंसेस्टर्स ने टाइगर को ही नेशनल एनिमल बोला। किंग ऑफ द जंगल इज लायन, देन व्हाई कांट द टाइगर बी द किंग ऑफ जंगल? उसको तो नेशनल एनिमल का अवार्ड मिला है, देन व्हाई कांट द टाइगर बी अ किंग ऑफ द जंगल? एक्चुअली सम ट्रेट्स आर देयर, ट्रेट्स यानी क्वालिटीज ऑफ टाइगर आर देयर। देखो कभी भी आप टाइगर को देखोगे ना, टाइगर कभी भी पीछे बैकवर्ड मूव नहीं करेगा। टाइगर हमेशा वॉक करेगा ना तो इन फ्रंट स्टेप्स में करेगा। उसको शिकार करना होगा ना तो वो विगल करके, जिगल मतलब जिगजैग करके भी जाके वो शिकार करेगा, और वो कभी भी पीछे का शिकार करने नहीं आएगा। और अगर उसने एक बार ठान ली कि मुझे इसको निशाना करना है, उसको एक स्पॉट करना है, इधर बाय हुक और बाय क्रुक, ही इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय दैट हिज प्रे। यानी उसने जिसको निशाना किया है, आज नहीं तो कल वो उसको डिस्ट्रॉय करके रहेगा। तो ये एक्चुअली हमारे आर्मी ऑफिसर्स ने ये डिस्क्लोज किया था कि हमारा नेशनल एनिमल कौन होगा, टाइगर। क्यों नेशनल एनिमल टाइगर होगा? क्योंकि उन्होंने किसको एड्रेस किया था, मिलिट्री ऑफिसर्स को, कि हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स कभी भी बैकफुट नहीं जाएंगे। और अगर उन्होंने एक बार डिसाइड कर लिया, इट मींस अगर उन्होंने अपने आप से कमिटमेंट कर दी कि हमें इसको डिस्ट्रॉय करना है, देन गॉड उनको बचा सकता है, अनलेस नो वन इज देयर। सीरियसली बोल रही हूं, इसलिए हम लोग ने बताया है कि टाइगर इज कॉल्ड अ नेशनल एनिमल। ही इज इम्प्रिजन इनसाइड अ केज। उसको केज के पीछे रखा गया है। दिस सिचुएशन हैज मेड द टाइगर एंग्री। और इस वजह से टाइगर बहुत ज्यादा गुस्से में वहां पे वॉक कर रहा है। हाउएवर ही इज कीपिंग क्वाइट। लेकिन देखो, जब आपको पता है कि इसके बाहर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, व्हेन यू आर लेफ्ट विथ नो अदर ऑप्शन, देन व्हाट विल यू डू? चुप रहने के सिवाय हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं है। क्योंकि हम वो एंगर भी किसको दिखाए, जब हमारे साथ कोई सिंपैथेटिक है ही नहीं, जब हमारे साथ कोई एम्पैथाइज कर ही नहीं रहा है। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथाइज एंड एम्पैथाइज? यस, एनीवन नोस? देयर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन सिंपैथाइज एंड एम्पैथाइज। सिंपैथाइज यानी सपोज कोई रो रहा है और हमने उसको पानी दिया, चुप करवाया, दैट इज थिंग। बट एम्पैथाइज यानी उसके मतलब उसकी जगह पे खड़े होके अपने आप को सोचने का, उसकी जगह पे खड़े होके अपने आप को सोचने का कि यार अगर वो केज के पीछे मैं होती तो, दैट इज नोन एज एम्फसाइज। तो वो वही बोल रहा है कि मुझे किसी से कोई भी लगाव ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत गुस्से में है और उसको ये भी पता है कि नो वन इज गोइंग टू सिंपैथाइज हिम, नीदर एम्फसाइज हिम। However, he is keeping quiet as he knows that he is helpless in the situation. उसे पता है कि वो एक बिल्कुल helpless tiger है. No one, not even a single person in this world is going to help him out, right? Second stanza में क्या लिखा है? He should be lurking in the shadow, sliding through long grass near the water hole where the plum deer pass. अब वो क्या बता रहे हैं? Lurking in the shadow. मतलब वो क्या बोलते हैं कि भाई जो shadow होता है और जो बड़ी बड़ी bushes होती है, बड़ी बड़ी bushes यानी जो बड़ी बड़ी grasses होती है, उसके पीछे कौन छुप जाता है? टाइगर। और किसका इंतजार करता है कि भाई मुझे अब भूख लगी है, वहां से बैठ के भी वो अपना शिकार ही ढूंढता है। ये कहाँ की बात है? फॉरेस्ट की बात है। ये कहाँ की बात कर रहा है कि अगर मैं फॉरेस्ट में होता तो, और यहाँ पे क्या बता रहा है कि जब वो केज में है तो। यहाँ पे जब वो फॉरेस्ट में है तो वो क्या बताता है? मैं बड़ी बड़ी बुशेस के पीछे छुप के अपना शिकार करता। और जब मैं लेक पे पानी पीने जाता तो मैं किसका इंतजार करता? डियर का, फ्लफी डियर, फ्लफी मोटा मोटा डियर का। अब सुनो, कैन यू इमेजिन आपको दिन में 4 रोटी की जरूरत है, नॉट दिन मतलब लंच के टाइम पे आपको 4 रोटी की जरूरत है, और अगर आप हॉस्टल में रहते हो और वहां पे आपको सिर्फ 1 रोटी मिल रही है, तो विल दैट सफाइस विथ यू? क्या आपका पेट भरेगा? ऑब्वियसली नो। अब आपने सोचा टाइगर, उसको सिर्फ ब्रेकफास्ट में डियर चाहिए,
फ्लफी डियर, वो भी मोटा डियर चाहिए, तो उसको जब पूरे दिन में सिर्फ 1 या 1.5 किलो मीट दिया जाता है, तो क्या उसके लिए वो सफाइस होगा? क्या वो उतना हेल्दी होगा? क्या उसकी जो बॉडी के न्यूट्रिएंट्स जो उनको चाहिए वो वैसा होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा, मैल न्यूट्रिशन हो जाएगा वो टाइगर। अब वो क्या बोलता है, नियर द वाटर, वहां से कौन पास होता है? फ्लफी डियर पास होता है। मैं उसका इंतजार करूंगा, जैसे ही वो पानी पीने आएगा मैं उसका शिकार कर दूंगा। He should be hiding in the shadows and quietly moving through the long grass near the water hole. He should be waiting for a fat and healthy deer to pass in the hops of. ये किसका इंतजार कर रहा है? टाइगर का इंतजार, डियर का इंतजार कर रहा है। अगर वो फॉरेस्ट में होता तो, अगर वो फॉरेस्ट में होता तो। नाउ इन द थर्ड स्टैंजा, he should, अब देखो फिर से, ये लेफ्ट साइड वाला है ना बेटा, वो किस में है? केज में। राइट साइड वाला कहाँ है? फॉरेस्ट में। यहाँ पे वो बता रहा है कि मैं केज में हूं, यहाँ पे वो बता रहा है कि मैं फॉरेस्ट में होता तो मैं क्या क्या करता। कौन बता रहा है? टाइगर। मैंने आपको पहले ही पता है कि ऑथर ने किस हिसाब से लिखा है, दिस इज एन ऑटोबायोग्राफी। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs and his claws, terrorizing the village. What's the meaning of flanks? मतलब वो जो आगे के टीथ होते हैं ना, टाइगर के जो आगे के जो 2 शार्प टीथ होते हैं, that is known as fangs. इसका एक्सप्लेनेशन अगर मैं आपको देना चाहूं तो, these lines the poet explains what a tiger in his natural habitat should be doing. वो क्या बता रहे हैं कि अगर वो नेचुरल हैबिटेट में होते तो, अगर वो जंगल में रहते तो वो क्या करते? विलेजर्स को जाके डराते। सीधी सी बात है, डराते। किससे डराते? उनके जो वो व्हाइट फ्लैंक्स है ना, उनसे डराते। अकॉर्डिंग टू हिम, अ टाइगर शुड बी ग्राउलिंग। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ग्राउलिंग? रोरिंग। ग्राउलिंग, रोरिंग, एक ग्रंट आवाज, ग्रंट यानी वो दहाड़ने वाली आवाज आती है ना, वैसी वाली आवाज में। अराउंड द हाउसेस लोकेटेड एट द जंगल, कहां पे? ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द जंगल। कहां पे बेटा? ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द जंगल। व्हाट डू यू मीन बाय आउटस्कर्ट्स ऑफ द जंगल? यानी जैसे हमारा सूरत है, सूरत के आउटस्कर्ट्स में कौन है? नवसारी, बारडोली, वापी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आउटस्कर्ट्स। तो जंगल के आउटस्कर्ट्स में जो विलेजेस है, वहां पे जो लोग रहते हैं, विलेजर्स रहते हैं, उनको डराने के लिए ये टाइगर बोलते हैं कि मैं अपने फैंग्स यूज करूंगा। He should be showing his sharp white teeth and claws to terrorize them. वो अपने sharp white teeth दिखाएगा और उनको terrorize करेगा। Now in the sense of वो, but he is locked. But reality में क्या है? Reality में क्या है? He is locked in a concrete cell. What do you mean by the word concrete? यही word आपको एग्जाम में लिखना ही है। You will not believe in the IELTS. अगर आपकी वो LSRW की जो स्किल्स होती है ना, एग्जाम में पूछते हैं LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग, ये स्किल्स में अगर आपको आप देखेंगे तो उसमें पता है, जब हम लोग 1-to-1 कन्वर्सेशन करते हैं ना IELTS में, जब यूएस के लोगों के साथ जब हम क्वेश्चनिंग्स होती है, तो वो लोग हमको यही पूछते हैं, वेयर इज योर कॉन्क्रीट, यानी आप कौन सी बिल्डिंग में रहते हैं। कॉन्क्रीट यानी जो सीमेंट और ब्रिक से बनी हुई होती है वॉल, उसको हम बोलते हैं कॉन्क्रीट। तो अब यही चीज बता रहा है, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट, यानी अब वो कहां पे बंद है? कॉन्क्रीट में बंद है। कॉन्क्रीट यानी 4 दीवार के अंदर बंद है। His strength behind the bars, उसकी स्ट्रेंथ किस काम की? जब वो बार्स के पीछे है, हिम्मत है, तो वो बोलता है कि बार्स को तोड़ो तो मैं बताता हूं मेरी स्ट्रेंथ क्या है। तो वो क्या बोलता है? मेरी हिम्मत कहाँ है? मेरी बार्स के पीछे है। Stalking the length of his cage, ignoring visitors. Stalking यानी just he is walking, और अपने केज में वो लंबाइयां नाप रहा है कि अपने केज की कितनी लंबाई है, और इग्नोर कर रहा है विजिटर्स को। सीधी सी बात है, अगर कोई आपको सुबह से शाम तक ऐसे बैठा है, विजिटर्स शाम को सिर्फ आते हैं घूमने, अब दोपहर में शाम को उसका मूड हो नहीं हो तो वो क्या दहाड़ते रहेगा ताकि वो विजिटर्स एंटरटेन हो? फिर भी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दैट्स व्हाई वो बोलता है कि स्टार्टिंग में तो वो इग्नोर करता है, फिर थोड़ी देर वो एंटरटेन करता है विजिटर्स को जो जू में आते हैं उनको देखने के लिए। इन द फोर्थ स्टैंजा द पोएट शिफ्ट्स फ्रॉम इमेजिनिंग द टाइगर्स लाइफ इन द फॉरेस्ट, पहले टाइगर की लाइफ दिखा रहे हैं फॉरेस्ट में, बैक टू द करंट रियलिटी, जो उसकी करंट रियलिटी है उसमें स्विच कर रहे हैं। कहां से? इन द फ्रॉम द केज टू द फॉरेस्ट लाइफ से। हाउ द टाइगर इज कन्फाइंड इन द केज, कन्फाइंड यानी किस तरीके से केज में उसको बंद करके रखा गया है। मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स डिस्पाइट पोजेसिंग स्ट्रेंथ एंड द पावर, द टाइगर रिमेन्स ट्रैप्ड बिहाइंड द बार्स। उसके पास जितनी ताकत है उसमें उसके जितनी ताकत कोई भी एनिमल में नहीं होगी, वी ऑल अग्री। लेकिन फिर भी वो क्या बोलता है कि मेरी स्ट्रेंथ की हालत क्या, इसका कोई मतलब क्या, जब मुझे बार्स के बिहाइंड रखा गया है, मेरे को बार्स के पीछे रखा गया है, तो क्यों
क्यों? अगर तुम्हारे में हिम्मत है, इफ यू आर हैविंग द गट्स, देन ओपन द डोर। फिर मैं बताता हूं कि मेरे में कितनी ताकत है। He moves slowly and quietly within his cage. वो कैसे मूव करता है? बहुत ही स्लोली मूव करता है। Paying no attention to the people who come to visit him. अब वो बिल्कुल भी जो विजिटर्स आते हैं उनको थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल टायर्डसम हो चुका है उनमें से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, लास्ट स्टेंजा में क्या है, He hears the last voice at night. अब ये देखो, हम वो बार्स के पीछे टाइगर दिखाया गया है। वो क्या बोलता है, ये तो पूरे दिन की कथा हो गई कि भाई मैं दोपहर में वो स्टॉक करता हूँ केज में, खाना खा लेता हूँ जितना वो लोग मुझे देते हैं, शाम को विजिटर्स को थोड़ा बहुत एंटरटेन कर लेता हूँ। देन व्हाट अबाउट द नाइट? नाइट में भी वो सिर्फ एक ही चीज को देखता है, एक होप देखता है। कौन सी होप? कि काश कोई आए और मुझे यहाँ से लेके जाए। अब वो होप किस में दिखती है? इन आवर आईज। किस में दिखती है? इन आवर आईज। ठीक है, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. In the final stanza में वो क्या बता रहे हैं कि मैं जब रात को सोता हूँ तभी भी मुझे रात को नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि जंगल में वो पेट्रोलिंग कार्स आती है। कौन सी पेट्रोलिंग कार्स आती है? वही पेट्रोलिंग कार्स जो चेक करने आती है कि जंगल में सब कुछ बराबर तो है, ऑल द एनिमल्स आर सेफ, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एवरीवन इज ओके, कोई किसी का शिकार तो नहीं हो गया। वो सारी चीजों चेक करने के लिए कौन आता है? पेट्रोलिंग कार्स आती है। लेकिन आपने देखा होगा एम्बुलेंस की हुई है, पुलिस की जो पेट्रोलिंग कार्स होती है तो वो कैसे रेड ब्लू लाइट ऐसे ब्लिंक होती रहती है। तो वो रेड ब्लू लाइट जब ब्लिंक होती है तो वो किसकी आइस में जाती है? टाइगर की आइस में जाती है। तो वो रात को भी वो बेचारा परेशान हो रहा है क्योंकि वो उसकी आइस में वो लाइट जा रही है। The poet mentions that the tiger doesn't sleep at night. वो रात को सो नहीं पाता है क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि वो रेड और ब्लू लाइट जो ब्लिंक होती है वो उसकी आइस में जाती है। He hears the sound of the patrolling cars which disturb his rest. जो रात को वो सोने वाला होता है लेकिन वो उसकी रात की पूरी नींद वो डिस्टर्ब करती है। The noise prevents the tiger from sleeping. ये जो नॉइस होता है उसको सोने ही नहीं देता है। So he gazes at the stars. अब वो कहां पे गेज करेगा? Is any other option left with him? नो तो वो कहां पे गेज कर रहा है? राइट टू द स्टार्स, कि शायद अब मेरी भगवान ही हेल्प कर सकता है, कोई गॉड ही आएगा नीचे और वो मेरी हेल्प करेगा। अनलेस नो वन इज गोइंग टू हेल्प मी आउट। तो वो कहां पे देखता है? एक ब्रिलियंट और ब्राइट स्टार पे देखता है। कौन से स्टार पे देखता है? जो बिल्कुल बोलते हैं ना ध्रुव का तारा, कि जो आएगा नीचे और मुझे मेरी हेल्प करेगा। सो ही गेजेस एट द स्टार्स विथ हिज ब्राइट आईज। कैसी आईज पे बेटा? ब्राइट आईज पे। Lost in the thought, the tiger ponders why it's confined within the cage. वो फिर भी बस तारे को तो देखता है लेकिन वो यही चीज सोचता रहता है कि काश कोई मुझे आ जाए और मुझे ये केज से बाहर निकाल के फ्री कर दे। Now our fourth poem is How to Tell Wild Animals. स्टूडेंट्स, अगर आप गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आपको इंडिविजुअल आंसर्स ही आएंगे कि भाई इस पोएम से आपको कौन से क्वेश्चन है, इस पोएम से आपको कौन से क्वेश्चन है। बट अगर आप सीबीएसई को बिलोंग करते हैं तो आपको हमेशा कंपैरिजन आएगा बिटवीन द टू पोम्स, कि जैसे हमारी थर्ड पोम कौन सी थी? अ टाइगर इन द जू, और फोर्थ पोम कौन सी है? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। दोनों में कंपैरिजन कैसे होगा? टाइगर के बारे में होगा कि टाइगर वहां पे कैसा था और यहाँ पे कैसा है। इसी तरीके से हर पोम में आपका कंपैरिजन आएगा। सीबीएसई स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर दिस वेरी मच केयरफुली कि आपको स्टूडेंट क्वेश्चंस कभी भी डायरेक्टली नहीं आएंगे। देयर इज ऑलवेज अ कंपैरिजन बिटवीन द टू पोम्स एंड यू हैव टू गिव द कंक्लूजन व्हिच वन यू प्रेफर। ओके, सो फॉर द सीबीएसई दोनों पोम्स को कंपेयर करना है एंड फॉर द जीएसईबी स्टूडेंट्स आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाएंगे। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। अब आप बोलते हैं कि जैसे हम लोग बचपन में नहीं मम्मा वो बुक्स लेके आती थी, उसको हम लोग रेफर करते थे कि ये कौन सा एनिमल है, हम बताते थे कि मम्मा लायन, ये कौन सा है? टाइगर। बस ये पोम वैसी है, आराम वाली है। सी फर्स्ट स्टैंजा में कैसा लिखा हुआ है? इफ एवर यू शुड गो बाय चांस, अगर बाय चांस अगर कहीं से आप जा रहे हैं टू द जंगल्स इन द ईस्ट, कहां के? ईस्ट के जंगल्स में आप जा रहे हैं। एंड देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट। कौन सा बीस्ट? एक बहुत बड़ा टाउनी बीस्ट है। एंड इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और ऐसे दहाड़ रहा है कि ऐसे लग रहा है बस दिस इज योर लास्ट डे, यू विल नो दैट इट इज एन एशियन लायन। वो कैसा लायन है? एशियन लायन है। कैसा लायन है बेटा? एशियन लायन है। एक्सप्लेनेशन कैसा है? इन द फर्स्ट स्टैंजा शी सेज, इसमें
जो पोएट है वो बता रहे हैं कि दैट इफ द रीडर कम्स अक्रॉस एन एनिमल, अगर कोई रीडर, आपको कैसे पता चलेगा एशियन लायन कौन है? तो हम लोग जो रीडर है वो कम्स अक्रॉस एन एनिमल जिसकी स्किन थोड़ी येलोइश है। कैसी स्किन है? थोड़ी येलोइश स्किन है। ब्राउन इन कलर, उसका कलर कैसा है? ब्राउन है इन कलर। एंड इफ इट रोर्स एट हिम स्ट्रांगली, और उसकी जो दहाड़ है, मतलब पूरा जंगल गूंज उठे, अगर उतनी जिसकी दहाड़ है, तो तब समझ जाना कि उसने किसको एनकाउंटर किया है? एशियन लायन को। किसको एनकाउंटर किया है? एशियन लायन को। She has humorously explained, humorously यानी मजाक मजाक में उसने एक्सप्लेन तो कर ही दिया है, that the Asian lion which could kill a person with its roar, उसने मजाक ही किया ऑब्वियसली। अगर इसको हम पर्सोनिफिकेशन तो नहीं बोल सकते, इसको हम कौन सी बोलेंगे? हाइपर बोल बोलेंगे। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच बोलेंगे? हाइपर बोल बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? which could kill a person with its roar। अभी क्या लायन दहाड़ेगा और सामने वाला इंसान मर जाएगा? मरने की कंडीशन पे आ जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा बस अभी थोड़ी देर में जा रहा हूं, लेकिन वो मर तो नहीं जाएगा। देखा फिगर ऑफ स्पीच कौन सी हो गई है? हाइपरबोल हो गई। स्टैंजा सेकंड में लिखा है और इफ समवन वेंट रोमिंग अराउंड, अगर हम रोम कर रहे हैं, घूम रहे हैं जंगल में, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, अगर एक ईमानदार नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, आपको कोई मिलता है विथ ब्लैक स्ट्रिप्स, ये ब्लैक स्ट्रिप्स है उसके ऊपर, ऑन अ येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ इट ईट्स यू, आप सिर्फ नोटिस करना। आप क्या इतने बेवकूफ हो गए? आप नोटिस करोगे जब तक वो आपको खाए नहीं, मतलब पैर खाना चालू करेगा तब तक आप उसको देखते रहोगे बराबर खा रहा है कि नहीं। Some more the rubbish they used to write with black strips on the yellow ground। अब येलो ग्राउंड यानी धरती येलो ग्राउंड नहीं, उसकी जो बॉडी है दैट इज द येलो थिंग। ये पूरी जो ये येलो थिंग है उसके ऊपर कौन से स्ट्रिप्स है? ब्लैक स्ट्रिप्स है। ये कभी मत बोलना कि जैसे जीब्रा होता है तो क्या वो व्हाइट होता है कि ब्लैक होता है? ब्लैक होता है कि व्हाइट होता है? वो एक्चुअली ब्लैक होता है, उसके ऊपर व्हाइट स्ट्रिप्स होती है, लेकिन हम उल्टा बोलते हैं, व्हाइट के ऊपर ब्लैक होता है। तो हम लोग पता है वो जीब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं, तो होता तो ब्लैक डांबर होता है, उसके ऊपर हम लोग वो व्हाइट स्ट्रिप्स लगाते हैं। ठीक है, विथ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड। येलो ग्राउंड कौन सा होता है? एंटायर बॉडी। किसकी? टाइगर की। किसकी? टाइगर की। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू टू लर्न द बंगाल टाइगर। कौन सा टाइगर? बंगाल टाइगर। टू डिसर्न, अब इसमें एक्सप्लेनेशन क्या है? एन एनिमल दैट रोम्स इन द जंगल, एक ऐसा एनिमल जो जंगल में रोम कर रहा है, रोम कर रहा है यानी घूम रहा है, बिलोंग्स टू अ रॉयल क्लैन। वो कौन सी फैमिली को बिलोंग कर रहा है? रॉयल क्लैन। कौन सी फैमिली को बिलोंग कर रहा है? रॉयल क्लैन को बिलोंग कर रहा है। द कलर उसकी कैसी है? येलोइश कलर है। स्ट्रिप्स कैसी है? ब्लैक स्ट्रिप्स है। उसके ऊपर कौन सी स्ट्रिप्स है? ब्लैक स्ट्रिप्स है। एंड अगर वो आपको आ रहा है खाने के लिए और अगर आप वो चीज नोटिस कर रहे हैं, देन इट मीन्स यू आर एनकाउंटरिंग अ बंगाल टाइगर। कौन सा है? बंगाल टाइगर। यहाँ पे कौन सा था? एशियन लायन, और यहाँ पे कौन सा है? बंगाल टाइगर। यहाँ पे कौन सा है? एशियन लायन, और यहाँ पे है बंगाल टाइगर। क्लियर? होपफुली इट्स क्लियर। नाउ मूविंग टू द स्टैंजा थर्ड। ये देखने से पता चलता है कौन है? क्या पता चलता है? यस, इट्स अ लेपर्ड। और ये बेर। ये कौन है? बेर। सी स्टैंजा थर्ड में क्या लिखा हुआ है? इफ स्ट्रोलिंग forth a beast view whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it's a leopard। ये कौन है? लेपर्ड है। कौन है? लेपर्ड। Will do no good to roar with pain, he'll only leap and leap again। Now leap and leap यानी jump and jump on whom? On you dear। So listen, the poet says that if you are casually walking in the jungle, casually यानी मस्त आराम वाली जिंदगी जी रहे हो, मस्त कैजुअली वॉक कर रहे हो, मॉर्निंग वाला वॉक मत समझना, जंगल में कभी मॉर्निंग वॉक नहीं होता है। If you are casually walking in the jungle, you will meet an animal who has a skin with spots। अब देखो स्ट्रिप्स थी यानी वो जो लाइन्स थी वो कहाँ पे थी बेटा? बंगाल टाइगर में थी। पर अगर स्पॉट्स हैं, ब्लैक स्पॉट्स हैं, तो वो किसके ऊपर है बेटा? दिस एनिमल इज सो फास्ट दैट इट विल लीप ऑन यू एट वंस, which means that it will jump on you। अगर आपने कोई भी एनिमल को एनकाउंटर किया है जिसकी बॉडी येलो हो और जिसके पास स्पॉट्स ब्लैक कलर के हो और वो अचानक से आपके ऊपर आके लीप कर रहा है, लीप कर रहा है यानी जंप कर रहा है, तो जस्ट समझ जाना कि एक लेपर्ड आया है हमारे पास। This jumping is an indication that it is none other than the leopard। ये और कोई नहीं हो सकता, मस्त आके जो जंप करके हमको खाए ना, उसको समझ जाना कि वो कौन है? लेपर्ड है। कौन है? लेपर्ड। Now next है
अच्छा, ये तो वैलेंटाइन वीक ही चल रहा है वैसे भी, और आज तो टेडी डे है ही है। तो अगर टेडी बियर डे वाला जो होता है, कुछ कुछ डेज होते हैं, बहुत सारे डेज होते हैं ऑब्वियसली, तो जब हम लोग वो बोलते हैं हग डे, प्रपोज डे, तो इन सारे डेज में भी अगर हम लोग स्विच करें तो यही आज हमारा बेर वाला है। इफ अगर हाँ, हम लोग क्यों इतना बड़ा बेर देते हैं कि अगर हम उसको हक करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि वो एक बेर है, राइट? तो इसीलिए उसका नाम है टेडी बेर। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, आप अगर आपके जंगल के आजू बाजू घूम रहे हैं या आपके घर के बाहर भी अगर थोड़ा यार्ड में आप घूम रहे हैं, यू मीट अ क्रीचर देयर हु हग्स यू वेरी हार्ड, आप ऐसे क्रीचर से मिल रहे हैं जो आपको हग कर रहा है बहुत टाइटली, और इतना टाइटली हग कर रहा है कि बस थोड़ी देर में जान निकलने ही वाली है। Who hugs you very hard, be sure it's a bear। वो कौन है? बेर है। कौन है? बेर है। If you have any doubts, I guess, अगर फिर भी लग रहा है कि नहीं मैं अभी तक मरा नहीं हूं, तो बेर को बोलना भाई साहब एक और बार हक कर ले, और फिर अगर हक करे तब तक आत्मा ऊपर जाके नहीं बोले हाँ भाई तू बेर ही है, तब तक मत बोलना थर्ड टाइम उसको। He will give you the assurance कि देखो मैं तुमको हक कर रहा हूं और मैं तुम्हारी केयर कर रहा हूं, लेकिन वो केयर क्या हो जाती है? कायम के लिए शेयर हो जाती है भगवान के साथ। इफ यू आर वॉकिंग इन द लॉन एरिया, कौन सी एरिया? लॉन एरिया। लॉन यानी बाग, यार्ड में हम घूम रहे हैं। ऑफ योर हाउस एंड यू मीट अ क्रिएचर, आप किससे मिल रहे हैं? एक क्रिएचर से मिल रहे हैं जो आपको टाइटली हक कर रहा है, और फिर भी आपको डाउट हो रहा है कि यार ये मेरी चिंता करता है कि नहीं करता है, तो उसको बोला एक और बार हक कर ले भाई, और एक और बार अगर वो आपको हक कर रहा है और उसके बाद आप थर्ड टाइम भी बोलने की ताकत रखते हो कि एक और बार हक कर, तो समझ लेना कि आपको गॉड ने बचा लिया है। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि सेकंड टाइम में इट्स ऑलमोस्ट डन। शी फर्दर एड्स दैट इफ यू आर स्टिल इन अ डाउट, आपको फिर भी डाउट हो रहा है कि वो मेरी केयर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, द एनिमल, द इजिएस्ट वे इज दैट ही विल कीप हगिंग एंड टचिंग यू वेरी जेंटली। वो कैसे करता है? बिल्कुल ही जेंटली वो हग करता है उसको। दिस एक्ट ऑफ हिज विल मेक यू श्योर अबाउट हिज आइडेंटिटी। ये जो उसका केयरिंग और हगिंग वाला जो प्रोसेस है ना, हमको गारंटी दे देता है कि ये और कोई नहीं हो सकता, ये हो सकता है हमारा टेडी बेर। यू विल कम टू नो दैट इट इज अ बेर। ये कौन है? हमारा बेर है। क्लियर? नेक्स्ट स्टेंजा। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टिंग्विश? यानी हमें सेग्रीगेट करना है, डिफरेंस करना है। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, a novice might nonplus the crocodile you will always may tell from the hyena, thus hyena come with merry smiles, but if they bite they are crocodiles। इसका मतलब क्या हुआ? आपने बताया मम्मा बोलती है हमको ये मगरमच्छ के आंसू मत बहा, है ना, ऐसा बोलती है ना, मगरमच्छ के आंसू मत बहा। इसका मतलब क्या? जुठू मुठू के आंसू नहीं बहाने हमें। एक्चुअली क्या होता है, जब क्रोकोडाइल होता है ना, एक्चुअली उनको बोलते हैं ना कर्स मिला हुआ है, एक श्राप मिला हुआ है कि जब कभी भी वो खाएंगे ना किसी को शिकार करके, तो उनकी आंख से आंसू बहेंगे। तो अगर क्रोकोडाइल में इतने एथिक्स हैं अपने आप में कि उसको किसी को नहीं खाना है, और अगर उसको लग रहा है कि मैं उसको खा रहा हूं तो उसको रोना आ रहा है, तो उसको मत खा। फिर तू दिखावा क्यों कर रहा है कि मुझे रोना आ रहा है? सीधी सी बात है, अगर वो किसी का शिकार कर रहा है और फिर वो सबको दिखा रहा है कि मैं रो रहा हूं, तो उसको तू मत खा। अगर तू इतना ही एथिकल है देन डोंट ईट दैट प्रे। ठीक है? इसलिए मम्मा क्या बोलती है, ये मगरमच्छ के आंसू मत बहा, चुपचाप पढ़ाई करने बैठ जा। और ऑन द कॉन्ट्रारी, हाइना, जो हाइना रहता है ना, वो जब शिकार करता है ना, वो डंके की चोट पे बोलता है इसका शिकार मैंने किया है, इसको मैं खा रहा हूं। ठीक है? तो दैट कॉन्फिडेंस लेवल वो अलग रहता है, और क्रोकोडाइल का क्या रहता है? वो डबल फेस रहता है। कैसा रहता है? डबल फेस रहता है। कौन? क्रोकोडाइल। मगरमच्छ के आंसू और हाइना की स्माइल, मगरमच्छ के आंसू और हाइना की स्माइल। The poet says that for someone who is new to the job of recognizing animals, अगर किसी को जॉब दिया जाता है कि भाई ये कौन सा एनिमल है, तब हमको कैसे रिकॉग्नाइज करने का है? इट विल बी लाइक अ पजल टू रिकॉग्नाइज। ये रिकॉग्नाइज करना एक पजल हो जाता है। दैट हंट अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। ये कैसे एनिमल्स को हंट कर रहा है? फॉर देयर फूड। So here the poet tries to help out the readers to telling the difference between the two animals। इसमें दो एनिमल्स हैं, एक तो मगरमच्छ के आंसू और सेकंड है हाइना। मगरमच्छ के आंसू मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि जो एनिमल जब किसी का शिकार करता है और उस वक्त खाते खाते रोता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोकोडाइल। ऑन द कॉन्ट्रारी, जब कोई एनिमल किसी को खा रहा है बट विद अ स्माइलिंग फेस, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइना। He says that the hyena will be smiling
Whereas it is a crocodile, it is always in tears. It is always in tears while eating his prey. What do you mean by prey? P-R-E-Y, prey. Prey means उनका शिकार. Both of these animals are dangerous. ये याद रखना, लेकिन दोनों के दोनों एनिमल्स बहुत ही ज्यादा डेंजरस होते हैं, राइट? नाउ कमिंग टू द कैमेलियन. कैमेलियन का मतलब तो पता ही है आपको, फटाफट गिरगिट जो रंग बदलता रहता है. रंग बदलता है ना, अगर ब्रांच पे जाता है ट्री की तो वो ब्राउन कलर हो जाता है, ग्रास पे जाता है तो ग्रीन कलर हो जाता है, कोई और जगह पे जाता है तो अपने कलर बदलते रहता है. जैसे हमारा कोई फ्रेंड अगर हम हमारे साथ धोखा करता है तो हम कैसे बोलते हैं कि ये तो यार गिरगिट निकला, अपने रंग बदलते रहता है. सिमिलर इज द पिग. ये है कैमेलियन और ये है हमारे ये क्रोकोडाइल और हाइना. ये कौन है? क्रोकोडाइल और हाइना. और ये कौन है? कैमेलियन, राइट? नेक्स्ट है द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल. एक्चुअली जो कैमेलियन होता है ना वो बहुत ही छोटू सा होता है, फिर वो धीरे धीरे अपनी जैसे जैसे उसके कलर्स बढ़ते जाते हैं उसकी साइज भी बढ़ती जाती है. अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग. हाँ, इसकी जो ब्रीड है वो किसकी है बेटा? लिजार्ड की. छिपकली होती है ना, छिपकली, उसकी ही ब्रीड है. ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल. उसके पास कोई भी कान नहीं होते हैं. एंड नॉट अ सिंगल विंग. उसके पास कोई भी विंग भी नहीं होता. इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री. लेकिन ये याद रखना, अगर कोई भी ट्री पे नहीं है तो समझना वहां पे कैमेलियन तो होगा ही होगा, क्योंकि वो कहीं से भी आएगा, अपना शिकार करेगा और चला जाएगा. जस्ट लाइक अ सेल्फिश फ्रेंड. आएगा, अपना काम करेगा एंड इजीली ही विल मूव अवे. द पोएट सेज दैट द नेक्स्ट इज कैमेलियन which is a small creature. वो कैसा creature है बेटा? बहुत ही small creature है. It looks like a lizard, but the difference between the two is ears and wings. Moreover, she said that the chameleon has the ability to change its color. उसके पास कैसी ability है? To change its color according to the surface on which it is sitting. उसके surface के हिसाब से जो जहाँ पे वो sit कर रहा है. Therefore, if you see a tree and find nothing, अगर आपने एक tree को देखा है और आप ऐसा लग रहा है कि वहां पे कोई नहीं है, बेटा जस्ट यूज योर सिक्स सेंस. समझ जाना कि वहां पे कौन है? कैमेलियन है. कौन है? कैमेलियन है. कौन है? कैमेलियन है. इट हैज चेंज इट्स कलर इनटू द कलर ऑफ द ट्री. नाउ आवर नेक्स्ट पोएम इज द बॉल पोम. द नेक्स्ट पोएम इज द बॉल पोम रिटन बाय जेम्स. ठीक है. नाउ इसमें क्या है? इस पोम में ये बताया गया है कि कुछ मटेरियलिस्टिक थिंग्स होती है जिसके साथ हमारा अटैचमेंट बढ़ जाता है. कुछ ऐसी चीजें होती है जिसके साथ हमारा अटैचमेंट लाइफ टाइम रहता है. जैसे मेरा फोन इतने सालों से कोरोना के टाइम से चल रहा है, लेकिन फिर भी मेरा उसके साथ इतना लगाव है कि बस मुझे वो चेंज करना ही नहीं है. इसी तरीके से एक छोटे बच्चे की बात है यहाँ पे कि उसका एक 10 रुपए का बॉल गुम हो गया है, लेकिन उसके साथ उसका अफेक्शन, उसकी बॉन्डिंग, उसकी मेमोरीज, वो सारी चीजें जुड़ी हुई होती है. इसलिए अगर मैं उसको 50 रुपए का बड़ा वाला बॉल भी लेके दूंगी ना तो बोलेगा नहीं, मुझे तो वही बॉल चाहिए जो वो 10 रुपए का था और मुझे उसी के साथ खेलना है. लेकिन ये भी बात है कि जब वो चीज गुम हो जाती है तो कितना बुरा हमें फील होता है. नाउ स्टैंजा 1 में क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल. ऐसा कौन सा बॉय है जिसने अपना बॉल लूज कर दिया है? व्हाट इज हिज टू डू. अगर वो बॉल गुम हो गया है तो इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, बट वो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पर ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है जो छोटू सा बच्चा है. अब हमारे लिए कौन सी बड़ी बात होती है? जब हमारा फोन गुम हो जाता है, सांस ऊपर नीचे हो जाती है. आई सॉ इट गो मैरिली बाउंसिंग. मैरिली यानी खुशी से. मैरिली यानी क्या? खुशी से. बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट. कहां से? मैरिली ऐसे बाउंस करते जा रहा है डाउन द स्ट्रीट. एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज द वाटर. और वो भी कहां चला गया? जहां पे बिल्कुल लहरता हुआ पानी था. देखो ये बॉल पोएम है, ये बिल्कुल बाउंस कर रहा है डाउन द स्ट्रीट और वो कहां पे चला गया है? पानी में चला गया है. The poet is talking about a boy who has lost his ball, जिसने अपना बॉल पूरा का पूरा लॉस कर दिया है. He wants to know about him and his reaction. उसको वो बच्चे के बारे में देखना है और उसका रिएक्शन देखना है. Because he has lost his ball. Further, he asks to himself what this boy will do after losing his ball. The poet has seen the ball going from the boy. He says that the ball was cheerfully jumping down the streets. वो जो बॉल है वो पहले वो खेल रहा था, वो बिल्कुल जंप कर रहा था स्ट्रीट से, और कहां जाके गिर गया? पानी में गिर गया है. दिस मीन्स दैट व्हेन द बॉल स्किप्ड फ्रॉम बॉयज हैंड. लेकिन वो जब बॉय के हाथ से गिर गया, वो ऐसे हम लोग जगलिंग करते हैं तो वो जगलिंग तो दूसरी, अगर 3 चीजें होती है तब हम जगलिंग करते हैं, लेकिन वो हम लोग ऐसे कैच एंड कैच खेलते हैं, तो उसमें से उसका बाउंस में से बच्चे के हाथ से वो बॉल गिर गया और वो कहां चला गया? स्ट्रीट्स पे चला गया, और वो कहां पे? पानी में, लहर में चला गया.
इट वेंट इनटू द स्ट्रीट एंड लेटर ऑन, पहले तो स्ट्रीट में चला गया और उसके बाद इट फेल इनटू द नियर बाय रिवर, फिर वो कहां चला गया, नियर बाय रिवर में चला गया। अब बॉय जाके देख रहा है मेरा बॉल कहां चला गया, क्या मेरे में वो एबिलिटी होगी कि मैं वो बॉल को वापस ले आ पाऊं। वो सिर्फ उस बॉल को देख सकता है पर वो बेचारा उसको फैच नहीं कर सकता। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, वो बोलता है कि ऐसा कोई चीज ही नहीं है कि मेरे को कोई आके बोल दे कि भाई अदर बॉल्स हैं उसके साथ खेल ले। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रिफ फिक्सेस द बॉल, उसमें अंदर से एक इतना दुख हो रहा है कि यार क्यों मेरा ये बॉल चला गया। एंड एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रम्बलिंग, रिजिड यानी एक जगह खड़ा हो गया, मुझे तो मेरा बॉल चाहिए एट एनी कॉस्ट। तो वो क्या बोलता है वहां पे, तो वो खड़ा हो जाता है लेकिन वो आजू बाजू देख रहा है कि क्या कोई हेल्प करने के लिए मेरे पास आएगा। और स्टेरिंग डाउन, स्टेरिंग यानी नीचे भी देखते जा रहा है कि क्या मेरे पास कोई ऑप्शन है कि मैं वो बॉल को वापस फेच कर सकूं। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर द बॉल हिज बॉल वेंट, वो सारी चीजें देख रहा है कि कहां से मैं वो बॉल को फेच कर पाऊं, फेच यानी वापस ले आ पाऊं। I would not intrude on him, a dime another ball is worthless। और ये बॉय बोलता है कि अगर मुझे आप 100 रुपीज का बॉल भी दो या 50 रुपीज का भी बॉल दो लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे तो वो मेरा 10 रुपए वाला बॉल ही चाहिए। Now he senses his first responsibility, this is the main thing। और यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, when he thinks that he got his first sense of responsibility when he loses the ball। भले वो materialistic thing है लेकिन फिर भी उसको वो चीज वापस मिल नहीं सकती है, इसलिए उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आ रही है कि अगर नेक्स्ट टाइम वो बॉल के साथ खेल रहा है तो उसको क्या क्या होना चाहिए, या तो कोई बड़ा इंसान उसके साथ होना चाहिए कि वो बॉल को फैच कर पाए, नहीं तो उसको पानी के नजदीक नहीं खेलना चाहिए कि अगर वो बॉल गुम हो जाए या पानी में चला जाए तो वो उसको वापस फैच नहीं कर सकता। इसका मतलब he strike his first sense of responsibility like this। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन इसका यही है जो हमने स्टैंजा में यहाँ पे आपको रीड करके बताया। He says that there is no benefit of consoling the boy, यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं है अगर हम उसको कंसोल कर रहे हैं बॉय को कि मैं तुझे दूसरे बॉल्स दे दूंगा। He says so because the boy is feeling very sad, अब वो बॉय तो दुखी हो गया क्योंकि उसके मटेरियलिस्टिक थिंग गुम हो गई है। He is completely surrounded by sorrow, sorrow यानी दुख, अब वो बहुत ज्यादा दुखी हो चुका है। He is sad because all the memories of the childhood went down the harbor with the ball, और उसकी जो सारी जो मेमोरीज थी वो कैसी चली गई, सबकी सब खत्म हो चुकी है। नाउ उसको क्या चाहिए, मुझे तो सिर्फ मेरा टारगेट दैट इज द 10 रुपी बॉल चाहिए, रुपीस बॉल चाहिए। Here the poet says that the boy is very sad as the ball which has now gone into the water reminds him of all the sweet memories। कौन कौन सी, एक तो स्वीट मेमोरीज, अफेक्शन और जो सारी चीजें उनके साथ उसने वो बॉल के साथ बिताई थी। This loss is unbearable for him, उसके लिए ये लॉस जो है बिल्कुल ही अनबेरेबल है, उसके लिए लगता है कि बहुत बड़ी दुनिया उसकी जैसे लुट गई हो। The poet says that he can't even tell the boy to take some money from him in order to buy another ball। वो क्या बोलते हैं कि मैं पैसा भी दूंगा तो भी वो मना ही बोलेगा कि मुझे ऐसा कोई बॉल नहीं चाहिए जो इसको सब्स्टिट्यूट कर सके। He says so because the new ball will not bring the sense of belongings। अगर आप उसको न्यू बॉल दोगे भी तो भी क्या वो अफेक्शन इतना जल्दी वो उनके साथ मैचअप कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसलिए वो बोलते हैं कि ये यूजलेस है कि मैं उसको बोलूं कि मैं तुझे ज्यादा पैसा दे रहा हूं तो एक न्यू बॉल खरीद ले। Further the poet says that the time has come for the boy to learn the responsibility of taking care of his belongings। ये इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब उसको जो उसके बिलोंगिंग्स है उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी सारी जो चीजें हैं उसका वो उसको खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा। लास्ट स्टैंजा में क्या बताया है, इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, यानी जो उनके पोजेशंस यानी जो हमारी बिलोंगिंग्स है उसका ध्यान हमें खुद को रखना है। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय एंड नो वन विल बाय अ बॉल बैक। पैसा तो देखो सबको ही फेंक देगा कि चल ले 10 रुपए का 20 रुपए ले, लेकिन क्या वो जो हमारे इमोशंस है, क्या वो हमारे अटैचमेंट्स हैं, क्या जो हमारे जो उसके साथ बॉन्डिंग थी, मेमोरी थी, क्या वो कोई हमको 10 रुपए में वापस कर पाएगा? ऑफ कोर्स नो। He is learning well behind his desperate eyes। उसकी जो desperate eyes थी वो किसके ऊपर थी, बस कोई मुझे वो मेरा बॉल वापस लेके आ जाए, फिर आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। This epistemology of loss, मतलब ये जो थिंकिंग है जो मेरा लॉस हो चुका है, how to stand up of knowing what every man must one know and most know many days how to stand up। लेकिन ये पोएट ने बहुत डीप बात अगर मैं बोलूं तो वो की है कि अगर कोई इंसान गिर रहा है ना तो उसको खड़ा होना भी आना चाहिए।
मैं जैसे बोलती हूँ ना कि बादाम खाने से दिमाग नहीं चलता है, बादाम खाने से कोई दिमाग नहीं चलता है, माइनस में 0.5 ग्राम अगर प्रोटीन आए तो आए, पर ठोकर खाएंगे ना दिमाग डंके की चोट पे चलेगा। इसलिए मम्मी को बोला बादाम तो भले खिला, लेकिन कम से कम लाइफ एक्सपीरियंसेस बताओ हमें कि इससे हमें यह सीखने को मिलता है। Here the poet says that the boy has to learn that this is the materialistic thing world. ये कैसी thing world है? बिल्कुल materialistic world है। Many of his belongings will be lost. उसकी बहुत सारी belongings lost होगी। देखो पैसा घूमेगा ना, अगर अपने पास दिमाग है ना तो हम अपना पूरा एम्पायर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास दिमाग ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, then no one is going to help us out, right? So he says that he has to learn, live without them no matter what. He says no one can buy back such things for him. हम उनके लिए बहुत सारी चीजें वापस ला सकते हैं, पर कब ला सकते हैं? जब he is having the sense of responsibility कि हाँ मैं इसको next time ये गुम नहीं करूंगा। If he does buy you some materialistic things, still it will be able to buy the sense of belongingness. अब second time अगर मैं उसको buy करके भी दे रहा हूं तो उसको sense of responsibility आएगी कि अब मुझे इसको संभाल के रखना है, नहीं तो अब थर्ड टाइम तो मम्मी मुझे लेके देने वाली नहीं है। This means that the boy is trying to learn the real truth. इसका मतलब ये क्या हो गया? बॉय क्या कर रहा है? रियल ट्रुथ रिकॉग्नाइज कर रहा है ऑफ लाइफ, which states that you have to accept the miseries of life. अगर दुख आ रहा है तो वो भी एक्सेप्टेबल है, सुख आ रहा है तो वो भी एक्सेप्टेबल है। To learn in his or her life, everyone needs to learn in his or her life that either sorrow or happiness, both are acceptable. The harsh truth of standing up against the odd miseries of life that everyone has to bear. हर एक को वो सब कुछ सहन करना पड़ता है। Now switching over to the sixth poem, that is Amanda. कौन सी पोम है? Amanda. पूरा दिन मम्मी बोलती है ये कर वो कर, ऐसा करती है वैसा करती है, लेकिन मजाल हम सुन लें मम्मी का? नहीं, बोलती रहती है, उसका काम है बोलना। लेकिन जब आप पेरेंट्स बनोगे तब पता चलेगा कि why our parents are always explaining us। क्या हमारे पेरेंट्स किसी पड़ोस के बच्चों को जाकर समझाते हैं कि बेटा ऐसे मत कर? बोलेंगे हमको क्या, लेकिन वो अपने बच्चे को क्यों समझाते हैं? क्योंकि उन्होंने वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं बेटा, इसीलिए वो समझाते हैं। ठीक है, सो आवर सिक्स्थ पोएम इज अमेंडा, रिटन बाय रॉबिन क्लेयर। फर्स्ट स्टैंजा देखो, यहां पे बता रहे हैं, एक स्टैंजा में मम्मा बोल रही है, एक स्टैंजा में अमेंडा एक छोटी सी गर्ल है जो बोल रही है कि मुझे मेरी जिंदगी बहुत ही फ्रीडम के साथ स्पेंड करनी है। फर्स्ट स्टैंजा में मम्मा बोलती है, सेकंड में अमेंडा बोलती है। सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ स्टैंजा यानी इवन स्टैंजास में गर्ल बोलती है, ऑड स्टैंजा में मम्मा बोलती है। ठीक है, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। इसका मतलब क्या? डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नेल्स मत खाओ अमेंडा, मम्मा डांटती है। डोंट हंच योर शोल्डर्स, हंच यानी इस तरीके से हम बैठते हैं ना, हंच यानी स्ट्रेट, वी शुड बी स्ट्रेट इनफ टू सिट इन इरेक्ट पोजीशन। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, ये ऐसे लेजीनेस तेरा जो है ना वो अपने पास रख, तुझे यू शुड बी इरेक्ट इनफ। देयर इज अ लैंग्वेड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अब ये क्या बोलती है अमेंडा? ये पूरा दिन मम्मा मेरे को इतना सारा बोलती है, काश मैं मरमेड होती, मरमेड यानी जलपरी होती, और मस्त मेरी जिंदगी आराम से सी में गुजारती, तो मम्मी का भाषण तो मेरे को सुनने को नहीं मिलता। The poet is describing Amanda. पोएट कैसे डिस्क्राइब करते हैं अमेंडा को? A little girl. रॉबिन ने कैसे बताया है? एक छोटी सी प्यारी सी गर्ल है। वो क्या बताती है? Who is always pointed out by her mother. मम्मा से हर बार वो पॉइंट की जाती है, किस तरीके से कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, वैसा मत खाओ, ऐसा मत खाओ। लेकिन all these lecture are in vain. क्यों वो फालतू जा रहे हैं? Because the girl is not trying to understand what her mother wants to convey her. Who is always pointed out by her mother for her mistakes. उसकी जितनी भी मिस्टेक्स है उसके लिए उसको पॉइंट आउट किया जाता है। And how she imagines her life to be, और किस तरीके से उसकी लाइफ होने वाली है, वो किस तरीके से बिल्कुल स्विच होती जा रही है। That imagination should be up to the mark. The poet says that the mother is pointing out Amanda for biting nails. किसके लिए बोल रही है कि अपने प्लीज नेल्स कट कर अमेंडा, इट्स अ बैड हैबिट। नेक्स्ट she asks her to sit straight. कैसे बैठना है? हंच करके बैठना है, नहीं, to be a sit straight without bending her shoulders. Amanda who has the habit of bending her shoulders, उसके shoulders को बिल्कुल हंच करके वो बैठती है। तो मम्मा क्या बोलती है कि आपको हंच करके नहीं बैठना है, you have to be
इन इरेक्ट पोजिशन, सिटिंग लेजीली ये आपको शोभा नहीं देते हैं, आप इतना लेजीली बैठे हो, दिस डजंट सूट ऑन यू। एट दिस पॉइंट अमेंडा उसको क्या बोलती है, वो सोचती है काश मैं एक मरमेड होती, क्या होती, जल परी होती, और मैं एक ब्यूटीफुल सी ग्रीन में मस्त विगल करती, विगल यानी हाथ पैर हिलाए बिना ऐसे ऐसे लहरे जाती। शी इमेजिन्स हरसेल्फ लाइक अ मरमेड, मरमेड यानी जल परी, जैसे मैंने आपको बताया। Who is alone there and leads her life in a very relaxing way, वो कैसी लाइफ चाहिए उसको, बिल्कुल रिलैक्सिंग, कोई उसको रोकने टोकने वाला नहीं हो। She says that she wants to be carried away by the current of water and feel the relaxing, उसको बस जो करंट, जो जैसे फ्लो होता है ना, जैसे बोलते हैं ना गो विद द फ्लो, उसको वैसे गो विद द फ्लो जाना है। नेक्स्ट है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, मम्मा बोल दी है अमेंडा प्लीज अपना होमवर्क फिनिश करा क्या, डिड यू टाइडी योर रूम, क्या तुमने अपना रूम क्लीन किया क्या अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा, मैंने सोचा कि आपको मैंने पहले भी इन्फॉर्म किया है कि आपको अपने शूज को क्लीन करना है अमेंडा। इस पे अमेंडा क्या बोलती है कि काश मैं एक ऑर्फन होती। सी द वर्स्ट थिंकिंग ऑफ अमेंडा, कि वो क्या बोलती है कि काश मैं अनाथ होती, पेरेंट्स के बिना कोई लाइफ है ऑब्वियसली नहीं है, पर वो क्या बोलती है कि काश मैं अनाथ होती। I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. ये क्या बोलती है कि काश, इतना भाषण सुनने से तो अच्छा है कि काश मैं ऑर्फन होती। Does these words suit Amanda? कोई अपने पेरेंट्स के बारे में ये बोले तो क्या ये सही बात है? Obviously no. A big no, I can say. Here the poet says that Amanda's mother is inquiring. यहाँ पे वो उसको पूछ तो नहीं रही है, लेकिन वो इंक्वायरी कर रही है, क्या अमेंडा तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया, क्या तुमने अपने शूज क्लीन किए, क्या तुमने अपना रूम क्लीन किया, तो ये उसको इंक्वायर कर रही है। लेकिन उसके सामने बट ऑन द अदर हैंड अमेंडा क्या कर रही है, उसकी मम्मी का कहा अनसुना कर रही है, और उसको क्या रिप्लाई कर रही है कि काश, वो अपने मन में सोच रही है कि काश वो एक ऑर्फन होती, काश वो एक ऑर्फन होती है। Who is roaming in the streets? वो बस गलियों में घूमती जाए और कोई उसे कुछ बोले ना। This means that she imagines if she would have been without parents, कि काश वो अपने पेरेंट्स के ही बिना होती। If she would have been without parents, she would have walked freely in the streets. She would have drawn the designs on the soft dust with the uncovered feet quietly. कहाँ पे जो बीच होते हैं तो वहां पे कैसी बिल्कुल मिट्टी होती है, जहाँ पे ओशियन होता है वहां पे कैसी मिट्टी होती है, डस्ट होती है, सॉरी हाँ मिट्टी ही होती है, तो वहां पे वो क्या बोलती है बैर फुट, यानी नंगे पांव जाए और वहां पे जाके अपने पैरों से अलग अलग डिजाइन बनाए। सो वी कैन सी दैट शी थिंक्स अपोजिट टू हर मदर। यहाँ से हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वो बिल्कुल अपनी मम्मी से अपोजिट सोचती है। हर मदर वांट्स हर टू कीप एवरीथिंग नीट एंड क्लीन। मम्मा क्या बोलती है, नीट एंड क्लीन रखो। अमेंडा क्या बोलती है, भाई मुझे जैसा करना है वैसा करने दे। डू यू रिकॉग्नाइज दिस पिक्चर? दिस इज रैपुंजेल। ये कौन है, रैपुंजेल। अगर आपने बचपन में बेड टाइम स्टोरीज पढ़ी होगी तो ये रैपुंजेल के ये बाल है, देखा, ये एक टावर पे रहती थी, टावर पे उसके जो बिलव्ड थे वो इसके ये बाल को नीचे रखती थी और उसको वो बालों को पकड़ के ऊपर चढ़ जाता था। दिस इज रैपुंजेल। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा। मम्मा फिर से क्या बोलती है, मेहरबानी ये चॉकलेट मत खा। रिमेंबर योर एक्ने, पिंपल्स हो जाएंगे। यार चॉकलेट खाने से किसको पिंपल होते हैं? अब मम्मी का ज्यादा हो रहा है। Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? क्या तुम मेरी तरफ देखोगे अमेंडा जब मैं तुम्हारी तरफ देख रही हूं तो? I am Rapunzel. मैं कौन हूँ? Rapunzel हूँ। I have not a care. मेरे पास कोई चिंता नहीं है। Life in a tower. Life in a tower. It's a tranquil and rare. It's a tranquil and rare. Tranquil यानी काम है और बहुत ही rare है। अब अमेंडा क्या बोल रही है, अमेंडा ने मम्मी को बताया कि वो बता रही है नेक्स्ट अमेंडास मदर इज डिसअलाउइंग हर टू ईट चॉकलेट्स। अमेंडा की मम्मी बोल रही है कि प्लीज चॉकलेट मत खा, तुझे एक्ने हो जाएगा। एक्ने यानी पिंपल्स हो जाएंगे। लेकिन वो बोलती है कि मम्मा, तो वो मम्मा की तरफ देखती तक नहीं है कि यार मम्मा तो बोलती रहती है। अगर हम देखो किसी को पसंद नहीं करते ना तो हम उसकी तरफ देखते तक नहीं है, तो अमेंडा उसकी तरफ देखती तक नहीं है। मजाल, इसको जो बोलना है बोलने दे यार। लेकिन फिर मम्मा बोलती है कि एटलीस्ट मैं तुझे बोल रही हूँ तो मेरी तरफ देख तो सही अमेंडा, क्या ये सही बात है? तो वो क्या बोलती है कि काश मैं रैपुंजेल होती। रैपुंजेल यानी इसकी तरह होती कि मैं भी एक टावर में रहती, अकेली रहती, ऊपर रहती, पर मैं इस बेवकूफ रैपुंजेल की तरह नहीं होती। मैं क्या क्या करती, मेरे जो अगर बाल बड़े होते तो मैं उसको बांध के ऊपर रखती, पर किसी को ऊपर चढ़ने नहीं देती। आई वॉन्ट टू लिव लाइफ ऑन माई ओन टर्म्स एंड कंडीशंस।
तो यही चीज देखी गई है, एमेंडा वांट्स टू बी रापुंजेल बिकॉज शी फील्स दैट लाइफ इन द टावर विल बी पीसफुल एंड अनयूजुअल। उसकी लाइफ कैसी होती, टावर में बहुत ही पीसफुल होती। एनवायरमेंट इन द टावर, शी ऑल्सो कंफर्म्स टू हरसेल्फ दैट शी विल नेवर लेट हर हेयर डाउन। वो अपने बाल कभी भी खुले नहीं छोड़ती और किसी को भी मजाल वो ऊपर आने दे, बांध दो बाल जिसके भी खुले हैं, so that nobody could come to her in the tower, ताकि कोई भी ऊपर नहीं आए उसके ऊपर वहां पे चढ़ के। And in the last stanza, stop that sulking at once, Amanda। मम्मा क्या बोलती है, अब जो तूने बेचारे वाला मुंह बना के रखा है ना, सीधी बैठ जा, बहुत हो गया। लोग जो भी शाम को विजिट करने आएंगे हमारे घर पे, सब पंचायत करने आते हैं ना बाजू बाजू की लेडीज, तो वो लोग क्या बोलेंगे कि भाई तेरी बेटी को क्या हो गया है, क्यों उसका मूड ऑफ है, और सब आके फिर मुझे ही बोल कर जाएंगे पक्का तूने ही कुछ बोला होगा, तो प्लीज तेरा मूड ठीक कर ले अमेंडा। अब वो समझ रही है। अमेंडा की जो मदर है वो क्या करती है, उनको वार्न करती है कि तेरा बिहेवियर जो है वो सीधा कर ले। होपफुली आप सबने अपने बाल बना लिए हैं। Ask her to stop being in a bad mood. Moreover, she blames her for having such an unstable mood. वो क्या बोल रही है कि हाँ मैं मानती हूँ कि मेरी वजह से तेरा मूड खराब हुआ, पर अब उस चीज को तू कंटिन्यू मत कर। चेंज योर मूड अनलेस द नेबर्स विल ब्लेम हर। क्योंकि जो भी कोई भी आएगा तो वो क्या बोलेगा कि यार तेरी बेटी का मूड क्यों ऑफ है, पक्का तूने कुछ बोला होगा। अमेंडा वाज कॉन्स्टेंटली बीइंग हैरेस्ड बाय हर मदर। अमेंडा कैसे हैरेस की गई है, अपनी मम्मी से हैरेस की गई है। सो हियर वी कैन से दैट दो अमेंडा इज ऑलवेज पॉइंटेड आउट बाय हर मदर। मैं यहाँ पे कंक्लूजन में क्या बोल सकती हूँ कि हमेशा अमेंडा पॉइंट की गई है अपनी मदर से ऑन एवरी स्मॉल थिंग, हर छोटी छोटी चीजों के लिए। इफ शी रिएक्ट्स टुवर्ड्स दिस बाय गेटिंग इमोशनल, हर मदर टेक्स हर अगेंस्ट हर सेंस ऑफ प्राइड एंड स्कोल्ड्स हर दैट she should not behave like this as others would think that Amanda's mother is dominating towards her child। जैसे मैंने आपको बताया कि अमेंडा की मम्मी ने उनको क्या बताया था कि अगर वो उस हिसाब से ही चलेगी तो सब लोग उसी को ब्लेम करेंगे कि जस्ट बिकॉज ऑफ हर Amanda is not going to her point। And now last but not the least, कौन सी पोम है हमारी, फॉर एनी ग्रेगोरी। कौन सी है पोम, फॉर एनी ग्रेगोरी, लास्ट पोयम है। तो इसमें स्टैंजा 1 में एक्चुअली बिफोर डायरेक्टली स्विचिंग ओवर टू दिस पोम, आप मुझे ये बताइए कि हम किसी भी इंसान को कैसे कैटेगराइज करते हैं, उसके आउटर लुक से या इनर लुक से। आउटर लुक्स कैसे होते हैं और इनर लुक्स कैसे होते हैं। देखो अगर हमारे आउटर लुक्स होते हैं तो हम लोग कुछ टाइम के लिए होते हैं और वो पैरिश हो जाता है यानी खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान बिल्कुल दिल से अच्छा हो तो हमको उसको हमेशा साथ में रखना चाहिए, राइट। क्योंकि आउटर लुक्स तो आफ्टर अ सर्टेन एज वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो इनर क्वालिटीज होती है, जो हमारे एथिक्स होते हैं, जो हमारे मॉरल वैल्यूज होते हैं, वो हमें हमेशा लाइफ लॉन्ग चलते रहेंगे। ठीक है, आज हमने झूठ बोला, उसको छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलेंगे, दैट विल नॉट वर्क फॉर अ लॉन्गर टाइम, राइट। लेकिन अगर वही चीज को अगर हमने फर्स्ट शॉट में ही कट ऑफ कर दिया कि नहीं दिस इज द थिंग एंड स्ट्रेट फॉरवर्डली हम लोग उस चीज को बता रहे हैं, तो दैट विल प्ले अ एथिकल रोल इन आवर रिलेशनशिप। तो वही चीज है यहाँ पे बताया है एनी ग्रेगोरी के बारे में। एनी एक पोएट है जिसको एक बता रहे हैं, कॉन्वर्जेशन चल रहा है। ये पोम में क्या बता रहा है, एक पूरा कॉन्वर्जेशन चल रहा है। किसके बारे में, एक एनी के बारे में, एक ऑथर के बारे में। एनी और ऑथर दोनों के बीच में एक कॉन्वर्जेशन चल रहा है। स्टैंजा 1, नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर, लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन। ये क्या बता रहे हैं कि देखो ये एनी ग्रेगोरी है। कौन है एनी ग्रेगोरी, उसको क्या बता रहे हैं कि कोई भी, वो जो ऑथर है उसको क्या बोल रहे हैं कि कोई भी इंसान तेरे से इजीली लव कर सकता है। क्यों, क्योंकि जो तेरे ईयर्स हैं उसके आगे जो तेरे ये रम्प्यार्ड्स है, रम्प्यार्ड्स यानी कौन से, ये जो उसके फ्लॉक ऑफ हेयर्स है, तो फ्लॉक ऑफ हेयर है तो वो उसके ईयर्स के आगे है। तो कोई भी अगर ये फ्लॉक ऑफ हेयर देख रहा है तो वो इजीली उसको अट्रैक्ट हो रहा है, उसको जल्दी से फैसिनेट कर रहा है, और इस चीज को देख के कोई भी आपको इजीली लव कर सकता है। लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन, आप उनको इजीली फैच कर सकते हैं। तो ये पोयम में ऑथर ने किसको बोला है, एनी ग्रेगोरी को, कि अगर आप कुछ भी नहीं करोगे लेकिन जो आपके लुक्स हैं इतने ब्यूटीफुल हैं कि आपको कोई भी लव कर सकता है। तो एनी ग्रेगोरी उसको आंसर देती है, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सच कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, that young man in despair may love me for myself alone and not my yellow hair। अब एनी उसको क्या बोलती है कि अगर सिर्फ ये मेरे गोल्डन हेयर्स थे, गोल्डन नहीं एक्चुअली हनी कलर हेयर, गोल्डन हेयर नहीं बेटा, कौन से कलर हेयर,
हनी कलर्ड हेयर। हनी का कलर कैसा होता है? गोल्डिश। तो वो कलर के हेयर है उसके। तो वो क्या बोलती है, अगर ये बात है पोएट, तो मैं क्या करूंगी, मैं मेरे कलर हेयर को डाई कर देती हूँ। कौन से कलर के साथ डाई करेगी? ब्राउन, ब्लैक और कैरेट कलर से। और उसके बाद भी अगर कोई इंसान मुझे लव कर रहा है, इट मीन्स ही ट्रूली लव्स मी। दैट यंग मैन इन डिस्पेयर में लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन। अब वो सिर्फ मुझे मेरी इनर क्वालिटीज के लिए लव करेगा, मेरे हेयर के कलर के हिसाब से वो मुझे लव नहीं करेगा। एंड नॉट माई येलो हेयर। अब लास्ट में वो स्टेंजा थर्ड में क्या बताया जा रहा है? आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन। अब फिर से एनी ग्रिगोरी को कौन आंसर दे रहा है? पोएट आंसर दे रहा है। कौन आंसर दे रहा है? पोएट आंसर दे रहा है। आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट यस्टर नाइट डिक्लेयर। मैंने ऐसा सुना था, किससे? ओल्ड रिलीजियस मैन से। यस्टर नाइट डिक्लेयर दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव। वहां पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ था। कौन सा टेक्स्ट लिखा हुआ था? दैट ओनली गॉड माई डियर कुड लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। कि आप अगर कोई भी चर्च में जाओ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कहीं पे भी जाओ, वहां पे गॉड होंगे, वही सिर्फ आपको आपकी इनर क्वालिटीज के लिए अप्रिशिएट करेंगे। आप आउटर लुक्स के हिसाब से कोई भी अप्रिशिएट नहीं करेगा। तो वही चीज लिखी हुई है कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे गेटअप करते हैं। नाउ अब वो बता रहे हैं कि किस तरीके से कोई भी इंसान, हम कैसे, अगर हम लोग को कुछ, तो कोई भी इंसान हमें क्या बोल देते हैं कि शी इज नॉट लुकिंग प्रिटी, ही इज नॉट लुकिंग हैंडसम। लेकिन गॉड के सामने अगर हम कैसे नाइट ड्रेस में भी जाएंगे तो क्या गॉड हमारी बात नहीं मानेंगे? वो मानेंगे। तो यही चीज यहाँ पे डिस्क्लोज की गई है कि एक गॉड ही है और हमारे पेरेंट्स, एक्चुअली उन्होंने पेरेंट्स यहाँ पे नहीं लिखा है, बट यस, गॉड एंड पेरेंट्स, इन दोनों के सामने अगर हम कभी भी जाएंगे, कैसी भी हालत में जाएंगे, they are going to accept us just for our inner qualities, not for our external looks. So here we are going to wind up all the poems that are going to come in your exams. So all the best for your exams. Good friends, now our ninth poem is The Tale of Custard the Dragon. See, अब हमारी जो नाइन्थ पोएम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, वो उसमें क्या क्या है? उसमें बहुत सारे पेट एनिमल्स यूज किए गए हैं कैरेक्टर्स के हिसाब से। लेकिन इसमें हमने क्या ध्यान में रखा है? इंक ब्लिंक। इंक ब्लिंक यानी क्या? जो उनके नाम हमने दिए हैं, मस्टर्ड और कस्टर्ड। इंक ब्लिंक, मस्टर्ड और कस्टर्ड। तो इन चारों को उन्होंने ध्यान में रख के किसने रखा है? बेलिंडा ने। किसने रखा है? बेलिंडा ने। बेलिंडा के जो 4 पेट एनिमल्स हैं उसमें से वो बता रही है, ये पोम का जस्ट एक जिस्ट है, जिस्ट यानी एक समरी है कि उसने किस तरीके से ये चारों पेट एनिमल्स को किस तरीके से कैटेगराइज किया है। हर बार एक्चुअली क्या होता था, इंक ब्लिंक और मस्टर्ड, इंक ब्लिंक और मस्टर्ड। जो कस्टर्ड है ना वो है ड्रैगन। कस्टर्ड कौन है? ड्रैगन। कस्टर्ड कौन है? ड्रैगन। वो किस तरीके से उसको हर बार टिकलिंग करते थे, जैसे हम बोलते हैं ना अंगुली करना, इस तरीके से उसको उंगली करते थे कि भाई तू तो एक डरपोक एनिमल है, तू तो एक डरपोक एनिमल है। बट ही वाज सेल्फ सेटिस्फाइड कि नहीं, भले डरपोक हूँ कोई बात नहीं, मुझे किसी को अपने आप को शो ऑफ करने के दिखाने नहीं है, मुझे मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट या मुझे मेरा बोनाफाइड सर्टिफिकेट किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। आई एम सेटिस्फाइड विथ व्हाट आई एम। तो अब इसमें क्या था, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो आयरनी आने वाली है वो आपको मैं लास्ट स्टेंजा में बताऊंगी कि किस तरीके से इंक ब्लिंक और मस्टर्ड जब हर बार उसको टिकलिंग करते हैं ड्रैगन को, और वो बोलता है कि नहीं मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने कैरेक्टर से, मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने बिहेवियर से, मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने बोनाफाइड से, तो वो बोलते हैं कि अब एक आयरनी आती है लास्ट पैराग्राफ में, वो हम बाद में देखेंगे। इनिशियली वी आर गोइंग टू स्विच ओवर हियर। बेलिंडा, जैसे मैंने आपको बताया, एक लड़की है, लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस। वो कहाँ पे रह रही है? लिटिल व्हाइट हाउस में रह रही है। विथ अ लिटिल ब्लैक किटन। किसके साथ? ब्लैक किटन के साथ। 4 पेट एनिमल से उसमें से पहला नाम क्या आया है हमारे सामने? ब्लैक किटन। एंड लिटिल ग्रे माउस, माउस का तो कलर ग्रे ही होता है, लिटिल ग्रे माउस। एंड अ लिटिल येलो डॉग, किसके साथ? एक छोटू से पप्पी के साथ। एंड अ लिटिल रेड वैगन। अब लिटिल रेड वैगन, वो जो एक हम लोग कार्ट में लेके जाते हैं ना, उसके ऊपर एक रेड कपड़ा रखा हुआ है, उसके ऊपर ये लोग सब मस्ती कर रहे हैं। एंड रियली ट्रूली लिटिल पेट ड्रैगन। ये जो रियली ट्रूली, इसका रियलो लिखा है और ट्रूलियो लिखा है, इसका मतलब क्या है? रियली एंड ट्रूली। लिटिल पेट ड्रैगन किसके साथ? एक ड्रैगन के साथ। इसका मतलब कौन कौन 3 आ गए हैं हमारे पास?
इंक, इंक का तो नाम बाद में आएगा, उनका नाम क्या है? किटन, माउस, डॉग और ड्रैगन। किटन, माउस, डॉग और ड्रैगन। नाउ ये चारों का नाम इधर मेंशन किया गया है। अब इनको हमने किस तरीके से एड्रेस किया है? अब देखो, किटन है, माउस है, डॉग है और ड्रैगन, उनको हमने नाम भी दिया है। किसने नाम दिया है? बेलिंडा ने। हम उनकी कोई बुआ नहीं लगते हैं जो हम उनका नाम देने जाएं, तो अब इसमें उनका नाम दिया है। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन, पहले कौन आई थी? किटन, पहले किटन आई थी, उसका नाम क्या है? इंक। किटन का नाम क्या है? इंक। एंड द लिटिल ग्रे माउस, जो माउस है उसका नाम क्या है? ब्लिंक, उनका नाम क्या है? ब्लिंक। एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड, जो डॉग था उसका नाम क्या है? मस्टर्ड। एक्चुअली उसका कलर जो था ना बॉडी का, वो मस्टर्ड कलर का था, इसीलिए उसका नाम मस्टर्ड रखा गया है। बट द ड्रैगन वाज कावर्ड, जो ड्रैगन था वो बहुत ही डरपोक था, एक्चुअली सहमा सहमा रहता था, लेकिन ही वाज ओके विथ हिज कैरेक्टर एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। अब वो उसको क्या बोलती थी? कस्टर्ड। तो हमें चारों पेट एनिमल्स के नाम पता चल गए, किटन, माउस, डॉग और ड्रैगन। किटन का नाम क्या था? यस, किटन का नाम क्या था यहाँ पे? इंक। माउस का नाम क्या था? ब्लिंक। डॉग का नाम क्या था? मस्टर्ड। और ड्रैगन का नाम क्या था? कस्टर्ड। यस, दिस इज द थिंग। ड्रैगन किस तरीके से होता है? कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। अब यहाँ पे उसकी जो ट्रेट्स है, जो किस तरीके से, उसका जो डिस्क्रिप्शन है किसका? ड्रैगन का, वो दिखाया गया है। कस्टर्ड द ड्रैगन हैज बिग शार्प टीथ, उसके टीथ कैसे थे? बहुत ही शार्प टीथ थे। एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम, उसके जो ये जो स्पाइक्स हैं वो कैसे थे? ऊपर थे उसके। एंड स्केल्स अंडरनीथ, उसकी स्केल्स यानी बिल्कुल अंदर तक वो गहरा रखा हुआ था। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, अब देखो जो उसका माउथ है, आपने ड्रैगन को देखा है तो इसका जो ये माउथ है उसमें से बिल्कुल पूरी आग निकल रही है, लेकिन जस्ट उसके ऊपर ये जो माउथ है इसके यहाँ से आग निकल रही है, उसके जस्ट ऊपर हमारा क्या आता है? नोज आता है। तो वो कैसे एक्ट कर रहा है? एक चिमनी के हिसाब से एक्ट कर रहा है। एंड रियली ट्रूली जो ड्रैगन्स ऑन हिज टोज, अब वो आपने देखा है कभी ड्रैगन को चलते हुए? ऐसे हम्टी डम्टी की तरह चलता है। कैसे चलता है? हम्टी डम्टी की तरह चलता है ड्रैगन। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, रियली ट्रूली ड्रैगन्स ऑन हिज टोज। ऑन हिज टोज यानी वो ऐसे हम्टी डम्टी कैसे चलता है, इसी तरीके से वो चल रहा है। नाउ कमिंग टू द स्टैंजा 4। बेलिंडा was as brave as a barrel full of bears। बैरल यानी जो बियर होती है, लिकर और बियर होती है ना, उसका जो पूरा का पूरा कैन आता है उसको हम क्या बोलते हैं? बैरल। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लायंस, अब वो अपनी बड़ाई खुद ही कर रहे हैं। ब्लिंक और इंक वो क्या बोलते हैं कि हम इतने बहादुर हैं कि हम लायन को स्टेयर से नीचे भगा सकते हैं, इतने बहादुर हैं। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज टाइगर, मस्टर्ड कैसा था? बहुत ही बहादुर था, टाइगर के जैसे। और कस्टर्ड किसके लिए रोता था? बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ एक स्मॉल केज दे दो जहां पे मैं अकेला शांति से रह सकूं। इतना इसमें स्टैंजा 4 में मेंशन्ड है। नाउ कमिंग टू द स्टैंजा 5th। स्टैंजा 5th में क्या मेंशन आया है? बेलिंडा टिकल्ड, मैंने आपको बताया था ना कि ऐसे अंगुली करना, दैट इज द थिंग। बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुली। वो बेलिंडा जो गर्ल थी वो उसको बार बार टोंच 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 करती थी, उसको अनमर्सीफुली यानी उसको बिल्कुल भी उसके ऊपर दया नहीं आती थी। वो उसको हमेशा इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, ये तीनों पेट एनिमल्स भी, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, ये तीनों पेट एनिमल्स भी उसको हमेशा टिकल करते रहते थे, टिंग टिंग लाइक दिस। दे रूडली कॉल्ड हिम परसाइवल। वो एक्चुअली ये क्या है? परसाइवल क्या है? एक्चुअली किंग आर्थर। आपने अगर एसएस में पढ़ा होगा तो किंग आर्थर थे, जैसे अकबर की सभा में बीरबल थे ना, इसी तरीके से किंग आर्थर की सभा में एक डरपोक बोलते हैं ना मिनिस्टर था, उसका नाम क्या था? परसाइवल। तो वो लोग सब उसको है ना परसाइवल के नाम से चिढ़ाते थे। दे ऑल सेट लाफिंग इन द रेड लिटिल वैगन। अब वो कहाँ पे बैठते थे? रेड लिटिल वैगन में बैठते थे और उसको परेशान करते थे। किसको? लिटिल कस्टर्ड को परेशान करते थे। एट द रियली ट्रूली कॉवर्डली ड्रैगन, किसको परेशान करते थे? रियली ट्रूली ये कॉवर्डली ड्रैगन को, जो डरपोक था ड्रैगन, उसको हमेशा परेशान करते थे। बेलिंडा गिगल टिल शी शुक द हाउस। बेलिंडा कब तक गिगल करती थी? जब तक उसने पूरा उसका हाउस शेक नहीं हो जाए। बेलिंडा कब तक गिगल करती थी यानी बेलिंडा कब तक हंसती रहती थी? जब तक उसका पूरा का पूरा घर शेक नहीं हो जाए। और ब्लिंक क्या बोलते थे? विक, विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। देखो बेलिंडा इतना जोर से हंसती थी कि उसका पूरा घर हिलने लगता था। और ब्लिंक क्या करती थी? विक विक,
और गिगल करती थी माउस की तरह। और इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, और इंक और जो मस्टर्ड थे वो क्या करते थे, ड्रैगन को बोलते थे भाई तो कितना बड़ा है, उसकी एज पूछा करते थे हर बार। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, और कस्टर्ड किसके लिए रोता था हमेशा, नाइफ सेफ केज के लिए रोता रहता था। कौन, कस्टर्ड द ड्रैगन, यस। नाउ इन स्टैंजा 7, सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड, अचानक से एक नेस्टी साउंड आया। नेस्टी का मतलब क्या होता है, अनप्लेजेंट साउंड। नेस्टी यानी जो बिल्कुल भी हमें अच्छा ना लगे वैसा साउंड उनको दिख रहा था। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, मस्टर्ड भी आया वहां पे और सब लोग देखते रह गए। मियाओ क्राइड इंक, जो किटन थी वो धीरे से मियाओ मियाओ ऐसे रोने लगी। और आपको मैंने फॉग पोएम में भी बताया कि कैट आती है, अपना काम करती है, चली जाती है, तो यहाँ पे भी वो आई, रोई, उसने देखा कि सिचुएशन फेवरेबल नहीं है तो वहां से वो चली गई। एंड ओह क्राइड, तो मुझे छोड़ के चले गए। कौन, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड तो मुझे छोड़ के चले गए। क्यों चले गए, क्योंकि फॉर देयर वाज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो। पायरेट यानी कौन, समुद्री लुटेरा। पायरेट यानी कौन बेटा, समुद्री लुटेरा। वो वहां पे आया और इसको बेलिंडा को शूट करने वाला था। अब हम पायरेट का डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। पायरेट यानी कौन, जो समुद्र में लूटते हैं। तो वो कैसे चढ़ा, जो उनका घर था, बेलिंडा का घर था, उसके ऊपर वो क्लाइंब कर रहा है और वहां पे उन्होंने देखा कि ये पायरेट आ चुका है, तो ये तीनों तो वहां से भाग निकले। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है। एंटिथेसिस लेफ्ट और राइट, ठीक है। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट हैंड, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट। अब वो जो पायरेट का डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं, आपने एक छोटी सी छुरी कभी देखी है, इतना छोटा सा छुरी रहती है, वो उसके टीथ में उसने दबा के रखी थी। His beard was black, one leg was wood, उसकी बियर्ड जो थी ना वो बिल्कुल काली काली थी, दाढ़ी काली काली थी, और उसकी एक लेग थी वो वुडन की थी। कैसी थी, वुडन की थी। It was clear that the pirate meant to no good। अब उसकी जो ये शक्ल थी और उसके हाथ में जो पिस्टल थे, उसमें से तो हमको क्लियरली पता चल ही जाता है। क्या पता चल रहा है कि वो एक्चुअली कुछ भी सही तो नहीं कर रहा है, कुछ भी सही तो वो नहीं कर रहा है। नाउ स्टैंजा 9, उसमें क्या लिखा है, बेलिंडा पेल एंड शी क्राइड हेल्प। अब बेलिंडा को बिल्कुल ही उसका फेस ठंडा हो गया, अब वो रोने लग गई। बट मस्टर्ड फ्लीड विद अ टेरिफाइड हेल्प। अब मस्टर्ड कैसे कर रहा था, बिल्कुल टेरिफाइड हेल्प के लिए मांग रहा था कि मुझे अब जाना है। इंक ने क्या बोला, अब मुझे सब कुछ छोड़ के वो चली गई वहां से। और लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली, अब माउस का तो पता ही है, इधर से भगा है तो उधर से चला जाता है, तो उसने अपनी स्ट्रेटेजी यूज की, अपने होल में जाके वो घुस गया। अब कौन बचा, बेलिंडा और ड्रैगन। अब कौन बचा लाइफ में, वो सीन में कौन कौन बचा, बेलिंडा, ड्रैगन और पायरेट। पायरेट को भी तो कंसिडर करना है ना, क्योंकि वो बेचारे ने इतनी मेहनत करी चढ़ने के लिए। बट अप जम्प्ड द कस्टर्ड, अब ये पायरेट और ये बेलिंडा, बीच में कौन आ गया, कस्टर्ड। कौन आ गया, कस्टर्ड द ड्रैगन, जिसको ये सब लोग कावर्ड बोलते थे। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन द डंगन। अब वो क्या करता था, ड्रैगन ने क्या किया, जो उसकी टेल थी वो बिल्कुल ऐसे हिलाते जा रहा था, जैसे वो बार्स होते हैं, तो जेल में जो बार्स नहीं होते हैं, सर आयरन के रॉड्स होते हैं, तो उसको कैसे टक टक टक, जैसे हम लोग ढोल नगारे बजाते हैं तो कैसे टक 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 वाली आवाज आती है, इस तरीके से ड्रैगन ने वो बार्स को ऐसे टक 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 वाली आवाज से उसको डराया। किसको डराया, पायरेट को डराया। With a clatter and clank and a jangling swim, he went at the pirate like a robin at a worm। अब वो कैसे जा रहा था, like a robin। robin एक फास्टेस्ट बर्ड का नाम है। वो किस तरीके से जा रहा था, like a robin at a worm। वो worm की तरह वहां पे जा रहा था। नेक्स्ट स्टेंजा में क्या है, द पायरेट गैब्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन। द पायरेट ने कहाँ पे पैर रखा, बेलिंडा के ड्रैगन के वहां पे, बिल्कुल उसका मुंह गैब्ड यानी क्या, जैसे ही उसने ड्रैगन को देखा तो वो पायरेट का मुंह गैप्ड हो गया, यानी खुला का खुला रह गया। एंड गबल्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, ही फ्राइड 2 bullets बट दे डिडंट हिट एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट। अब वो पायरेट ने अपने आप को जान बचाने के लिए कुछ तो करेगा, और हमने देखा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में कि उसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों में पिस्टल थी। उसने दोनों पिस्टल उसको लगाई, किसको लगाई, ड्रैगन को लगाई, लेकिन समहाउ ही एस्केप्ड हिमसेल्फ। समहाउ उसने बच गया, अगर इधर से मारी तो यहाँ से बचा, इधर से मारी तो इधर से बच गया। अब उसने क्या किया, अब जो बोलते हैं ना खूंखार जानवर और भी परेशान होके सामने वाले को और परेशान कर देता है, तो सिमिलरली इज द केस।
कस्टर्ड ने क्या किया, गॉबल कर दिया पूरी की पूरी बाइट। अब कस्टर्ड ने, वो जो पायरेट था, उसको पूरा का पूरा कच्चा कच्चा खा गया। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, बेलिंडा को अब शर्म आने लग गई। मस्टर्ड लिक्ड हिम, और बेलिंडा उसको खुश होके उसके गले लगने लगी। मस्टर्ड जो डॉग था उसको चाटने लगा, लिक करने लगा। नो वन मॉर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, लेकिन किसी को भी दया पायरेट के ऊपर नहीं आई। क्यों? क्योंकि अगर वो पायरेट पे दया खाते तो वो बेलिंडा को खा जाता। Ink and blink in glee died Gyret around the dragon that ate the pirate। अगर वही चीज जो मैंने आपको बोली कि अगर वो पायरेट पे दया खाते तो क्या हो जाता, वो पायरेट किसको मार देता, बेलिंडा को मार देता। एंड लास्ट स्टैंजा 13 में क्या लिखा है, बट प्रेजेंटली अप स्मोक। अब देखो, हम अपना सब कुछ, अपने आप को डिफेंड करने के लिए कुछ तो करेंगे। जैसे हमने इतना सब कुछ किया, लेकिन अपने आप को हम डिफेंड करने के लिए अगर हम गलत होते हैं तो अपने आप को कैसे डिफेंड करते हैं, इसी तरीके से। बट प्रेजेंटली, अब जब पता चल गया कि ड्रैगन कॉवर्ड तो नहीं है, डरपोक तो नहीं है, तो डॉग ने क्या बोला कि अगर ये तो मेरा थोड़ा मैं नर्वस हो गया, नहीं तो मैं तो बहुत बहादुर हूँ। और इसी तरीके से इंक ने भी बोला कि मैं तो बहुत ज्यादा बहादुर हूँ। कस्टर्ड ने बोला आई क्वाइट अग्री दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी। कस्टर्ड बोलता है हाँ हाँ, आप सब लोग बहुत बहादुर हो, मैं मानता हूं कि आप सब लोग बहुत बहादुर हो, बस मैं एक बहुत ही डरपोक जानवर हूं और मुझे यहाँ पे रहने दो। बेलिंडा ने क्या बोला, अब बेलिंडा स्टिल, अब ये फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ है ना, इनिशियल पैराग्राफ, उसी की जो मिक्सचर है वही यहाँ पे है। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस, अभी भी वो व्हाइट हाउस में ही रह रही है बेलिंडा। किस किस के साथ, किटन, इंक, ब्लिंक, माउस, मस्टर्ड जो डॉग है, और ये ड्रैगन जो कस्टर्ड है। अभी फिर से वो लोग फिर से उसको टॉर्चर ही करते हैं, टिकल करते हैं, लेकिन अब अंदर से तो सबको पता ही है कि ड्रैगन कॉवर्ड नहीं है, वो वही इंसान, वही जानवर है जिसने बेलिंडा की जान बचाई। बट जस्ट फॉर फन उन्होंने वो बार बार उसको टिकल करते हैं, ए कॉवर्ड कॉवर्ड, किसको बोलते हैं, कस्टर्ड को बोलते हैं। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेज, बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर द नाइस सेफ रेज। और कस्टर्ड क्या बोलता है, नहीं भाई नहीं, मैं तो वैसा ही रहूंगा और मुझे वही केज मंजूर है। सो विद दिस वी एंड द पोम दैट इज कस्टर्ड द ड्रैगन। फ्रेंड्स, नाउ वी विल स्टार्ट विद द पोम नंबर 7 दैट इज द ट्री। द ट्री, अब इसको हमने किसके साथ कंपेयर किया है, पोएट ने यहाँ पे किसके साथ कंपेयर किया है, द ट्री को कंपेयर किया है 21st सेंचुरी की विमेन के साथ। किसके साथ कंपेयर किया है, 21st सेंचुरी की विमेन के साथ। कैसे, अब वो क्या बोलते हैं कि जिस तरीके से विमेन क्या बोलती है कि मुझे मेरी बेसिक नीड्स के लिए मुझे घर छोड़ना पड़ेगा, मतलब नॉट एज इन दैट केस कि भाई मुझे पूरा घर छोड़ देना है, नहीं, जस्ट टू फुलफिल हर ड्रीम्स। हाँ, उनका करियर वो भी देखना है, घर को भी देखना है, तो वो क्या बोलते हैं कि जैसे 21st सेंचुरी की लेडीज बाहर जाती है, घर भी देखती है, बाहर भी देखती है, बट दे नीड सम स्पेस, दे नीड सम फ्रीडम। तो अब वो क्या बोलते हैं कि उसको किसके साथ कंपेयर किया है हमने, द ट्री के साथ। ट्री में उनकी रूट्स के साथ, किस तरीके से एक रूट को बाहर जाना होता है, जो वरांडा है, तो क्या वो वरांडा उसकी जो ओरिजिनल प्लेस है, ट्री की ओरिजिनल प्लेस है वहां पे रुकना, नो, एक्चुअली तो ट्रीज की ओरिजिनल प्लेस कहाँ है, फॉरेस्ट, कहाँ है, फॉरेस्ट। तो वो क्या सोचते हैं कि मुझे वो टाइल्स को ब्रेक करना है और जो ग्लासेस है उसको नॉक नॉक करके बिल्कुल टर्बुलेंस के साथ उसको स्मैश करके बाहर निकलना है और मुझे फॉरेस्ट में जाना है। कहाँ जाना है, फॉरेस्ट में जाना है। एंड व्हाट अबाउट दिस, अब इसको अगर हम स्टैंजा वाइज देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, the forests that are empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow, the forest that was empty all these nights will be full of trees by morning। अब ये क्या बोलते हैं कि जिस तरीके से एक लेडी बोलती है कि मुझे इधर बाय हुक और बाय क्रुक आई नीड टू गो आउट जस्ट टू फुलफिल माई बेसिक नीड्स, जस्ट टू फुलफिल माई करियर ड्रीम्स, तो ये सारी चीजें उनको क्या बोलते हैं कि मुझे रूट्स की तरह ही जाना है। किसकी तरह जाना है, जो ट्रीज की रूट्स होती है। रूट्स क्या बोलती है कि मेरी ओरिजिनल प्लेस नॉट इन द हाउस, वो क्या बोलते हैं, रूट्स क्या बोलती है कि मेरी ओरिजिनल प्लेस क्या हाउस में है, नहीं, एक्चुअली उनकी ओरिजिनल प्लेस कहाँ है, फॉरेस्ट में। अगर फॉरेस्ट पूरा खाली होगा, जहां पे कोई ट्रीज ही नहीं होंगे, तो बर्ड्स क्या अपने नेस्ट बनाएंगे, एनिमल्स को शेड मिलेगा, ऑब्वियसली नो, नहीं मिलेगा। शेडो आएगा सन का, नहीं आएगा। तो वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। द पोएट सेज दैट द ट्रीज आर मूविंग आउट
ऑफ द कन्फाइंस ऑफ द हाउसेस। अब वो क्या बोलते हैं कि ट्रीज को एक्चुअली हमने जो घर में रखा है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ फेक डेकोरेशन। किस लिए रखा है? फेक डेकोरेशन के लिए रखा है। इनटू द ओपन फॉरेस्ट, दिस इज अनरियलिस्टिक। सीधी सी बात है, क्या ट्रीज मूव होते हैं? ऑफ कोर्स नहीं होते हैं, लेकिन इसीलिए पोएट ने क्लियर बता ही दिया कि ये क्या है, अनरियलिस्टिक है। और इसको हमने कंपेयर किया है फीमेल्स के साथ। किसके साथ कंपेयर किया है? फीमेल्स के साथ। वी शुड बी एक्चुअली प्राउड कि 21st सेंचुरी की जो लेडीज है वो क्या करती है, घर भी संभाल लेती है, बाहर भी संभाल लेती है, एंड आर रेडी टू मूव आउट ऑफ देयर होम्स, कि घर को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देता है और बाहर भी। जस्ट it matters, the matter of priority is there. Further, she adds that the forest has been empty for the past many days and no birds can be seen as they do not have any trees to sit on. अब वो क्या बोलते हैं कि हमारे पास कोई भी ट्रीज ही नहीं है बैठने के लिए, तो बर्ड्स बेचारे कैसे बैठेंगे, राइट? और इंसेक्ट्स आर सीन एज दे डू नॉट हैव एनी शेल्टर, उनके पास ना कोई शेल्टर है ना सनलाइट है, कैन नॉट फॉर्म एनी शेडोज, कोई भी शेडो नहीं फॉर्म करते हैं। द फॉरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी हैज रिमेन्ड एम्प्टी फॉर मेनी डेज। अब वो क्या बोलते हैं, जो फॉरेस्ट की जो ह्यूमैनिटी है वो बहुत ही टाइम तक एम्प्टी थी, लेकिन अब वो सून फिलफिल भी हो जाएगी और सब कुछ अच्छे से भी हो जाएगा। लेट्स क्रॉस आवर फिंगर्स। नाउ इन द सेकंड स्टेंजा में क्या लिखा हुआ है आपको पता है मैंने ऐसा क्यों बोला, लेट्स क्रॉस आवर फिंगर्स? बिकॉज अगर जो लेडी इतना सारा अच्छी होप के साथ सोच रही है कि नहीं आई नीड टू मूव फर्दर इन लाइफ, तो व्हाई नॉट वी शुड allow them or take a stand for them to move ahead. All night the roots work. पूरी रात, पोएट क्या बोलते हैं कि पूरी रात ये रूट्स है जो वो काम करती रहती है। क्यों काम करती है? उनको बस वो क्रैक चाहिए, उनको वो ग्लास को ब्रेक करना है और वरांडा के बाहर जाना है। कहाँ जाना है? फॉरेस्ट में जाना है। द लीव्स ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, वो कहाँ, देखो जो ट्विग्स होती है, ट्विग्स यानी क्या, जो बर्ड्स नेस्ट बनाते हैं, बर्ड्स नेस्ट बनाते हैं, उसकी जो छोटी छोटी ब्रांचेस होती है ना, दैट आर नोन एज ट्विग्स। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्विग्स। तो वो ट्विग्स क्या होती है, बार बार ग्लास को नॉक करती है और बोलती है कि मुझे बाहर जाना है। सिमिलरली किसकी तरह बोलती है बाहर जाना है? एक डिस्चार्ज पेशेंट की तरह। डिस्चार्ज पेशेंट जैसे जो न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, सपोज बोलते हैं ना कि अभी न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट वो हॉस्पिटल से बाहर जा रहा है, तो वो कैसे होगा? मेडिकेशंस के ऊपर होगा। मेडिकेशन यानी ऐसे तो नहीं कि बस आप घर जा सकते हैं, इसका मतलब अभी आपको कोई दवाइयां नहीं दी जाएगी। एक्चुअली उसको बाहर के एनवायरनमेंट के साथ, वो पेशेंट को बाहर के एनवायरनमेंट के साथ कोप अप करना पड़ता है, कोप अप करना पड़ता है, इसीलिए उसको दवाइयां दी जाती है कि जब तक आपका इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल प्रॉपर अप टू द मार्क हो जाए तब तक उसको मेडिकेशन यानी दवाइयों पे रहना पड़ता है। इसी तरीके से वो लेडी को भी बोलते हैं कि क्या अगर आपने एक बार घर से बाहर गए तो आपके ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां आएगी, तो क्या आप वो एनवायरनमेंट के साथ कोप अप कर पाएंगे? सिमिलरली हम अगर रूट्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो वो भी चीज बोल रहे हैं कि इतने टाइम तक वो घर के अंदर फेक डेकोरेशन के लिए बने थे, अब वो बोल रहे हैं कि वो फेक डेकोरेशन के बाद क्या वो डायरेक्टली फॉरेस्ट के एनवायरनमेंट के साथ कोप अप कर पाएंगे? जस्ट लाइक अ यस न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। गुड। Now in the stanza third, it's written, I sit inside doors open to the veranda. अब मैं वो क्या बोलती है लेडी कि मैं कहाँ बैठी हूँ? वरांडा के ओपन डोर के उधर बैठी हूँ। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, कैसे लेटर्स लिख रही हूँ? लॉन्ग लेटर्स लिख रही हूँ। इन विच आई scarcely mention the departure of the forest from the house. किस तरीके से मैं अपना डिपार्चर बता रही हूँ? क्या बता रही हूँ? डिपार्चर। डिपार्चर यानी यस टेक ऑफ। The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. Moon कैसे स्माइल करता है? Like हाँ, I am welcoming you all. The smell of the leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. वो क्या बोलती है कि मैं वरांडा के उधर बैठ के सारे लेटर्स लिखती हूँ। सी ये सब कुछ इमेजिनेटरी है, सब कुछ काल्पनिक है। कैन यू थिंक कि हम लोग ट्रीज के उसको वहां पे लेटर लिखे और उनकी आवाज हम तक सुनाई दे? इट्स ऑल इमेजिनेशन। The poet says that she is sitting on her veranda. कहाँ पे बैठी है वो लेडी? जो पोएट है वो कहाँ बैठी है? वरांडा में बैठी है। Writing long letters. कहाँ पे क्या लिख रही है? Long letters लिख रही है। She does not mention the trees leaving her house in her letters. वो ये मेंशन ही नहीं कर रही है कि उसके घर पे कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन बस वो लेटर लिखे जा रही है। किसको लिख रही है? ट्रीज को। She can see the complete moon which is shining. वो देख पा रही है, वो लेटर्स में भी उसने मेंशन किया है कि वो एक मून को देख पा रही है जो बिल्कुल प्यारा सा शाइन कर रहा है। The smell of the leaves and lichen is like a voice that is yelling and expressing
अ डिजायर ऑफ फ्रीडम। अब वो जो एक्सप्रेस कर रही है, जो फीलिंग्स वो एक्सप्रेस कर रही है, किस में एक्सप्रेस कर रही है, लेटर्स में, तो वो कौन सी डिजायर है, जस्ट टू लीव हर होम एंड टू मूव अहेड इन हर लाइफ। सी दिस इज द सिचुएशन कि कहाँ पे वो बैठ के लेटर लिख रही है, मून को देख पा रही है और एवरीथिंग शी इज रेडी टू सेटअप कि नहीं कुछ भी हो जाए आई एम रेडी टू फाइट। नेक्स्ट क्या है, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट। आज मैं जो सोच रही हूँ कल वो बिल्कुल शांत हो जाएगा। द ग्लास इज ब्रेकिंग, देखो ग्लास ब्रेक हो रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, अब ट्रीज धीरे धीरे सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। विंड्स रश टू मीट देम, और किसके साथ मिल रहे हैं, विंड्स के साथ। जो हवा का झोंका आता है ना, ब्रीज, ब्रीज जिसको हम बोलते हैं विंड, स्लो मूविंग एयर इज नोन एज विंड। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, मून कैसे ब्रोक हो रहा है, मिरर की तरह। आप बोलोगे मून कैसे ब्रेक हो सकता है मिरर की तरह। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, क्योंकि जो प्लांट्स जो हमारे घर में थे अब वो कहाँ चले गए बेटा, फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट में जाएंगे तो वो ग्रो हो जाएंगे। अब जब ट्रीज ग्रो हो जाते हैं तो ऊपर से अगर मून की लाइट आती है तो वो कैसे थोड़ी थोड़ी बीच में स्पेसेस रह जाती हैं, तो वो कैसे लगता है कि मून की जो रोशनी है वो कैसे हो जाती है, एक क्राउन की तरह सिंबलाइज करती है। तो दैट इज नोन एज, लास्ट वाली लाइन को इसी तरीके से एड्रेस किया गया है। द ओक ट्री डिवाइड्स द मून इनटू मेनी फ्रेगमेंट्स। जो ओक ट्री है वो किस तरीके से डिवाइड करता है, द क्राउन इनटू मेनी फ्रेगमेंट्स, अलग अलग पार्ट्स में वो डिवाइड कर रहा है। तो नाउ पोएम नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय द फॉग। फॉग यानी कोहरा। अभी इतनी मस्त गुलाबी ठंडी थी, गुलाबी ठंडी यानी कैसी, जो दिवाली के टाइम पे आती है ना गुलाबी ठंडी, उसको बहुत बोलते हैं यार मजा आ जाती है। जो दिवाली के टाइम पे अर्ली मॉर्निंग में जो फॉग आता है, कहाँ कहाँ आता है, हर जगह। जैसे ही हम दरवाजा खोलते हैं तो ग्लासेस के ऊपर वो ग्लेयर आ जाता है, राइट। वो ग्लेयर को हटाने के लिए एक क्लीन वाइट क्लोथ से हम लोग वाइप करते हैं, क्लीन क्लोथ से हम लोग उसको वाइप करते हैं। तो दैट इज नोन एज फॉग। फॉग यानी कोहरा, फॉग यानी कोहरा। तो वही पोयम है आज हमारी जो है द फॉग। किस तरीके से हो रहा है फॉग। अब ये फॉग क्या क्या करता है। फॉग एक बहुत ही छोटी सी पोयम है पर मजा आ जाता है ये पोयम पढ़ने में। और दूसरी बात, अगर सीबीएसई वाले हैं तो उनको हर बार कंपेयर किया जाता है कि किस तरीके से कैट आती है और किस तरीके से वो हार्बर के ऊपर, हार्बर और कैट के लिए कंपैरिजन होता है। और गुजरात बोर्ड में फॉग का एक क्वेश्चन आता है, भले ये 4 लाइन की पोयम है बट छोटा पैकेट बड़ा धमाका, दैट इज द थिंग हियर। इसमें यही है, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। आपने देखा है कभी कैट को, कैट आती है धीरे धीरे से वॉक करती है और चुपके से अपना काम करके चली जाती है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, वो आती है, द फॉग कम्स ऑन अ लिटिल कैट फीट। वो फॉग कैसे आता है, जैसे कि कैट के छोटे छोटे फीट के ऊपर आता है, धीरे से आता है। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। किसके ऊपर बैठता है, हार्बर एंड सिटी। हार्बर यानी क्या बेटा, जहाँ पे जो पोर्ट्स होते हैं ना, जहाँ पे हम लोग डीलिंग करते हैं, द कंसाइनमेंट गोस, वी डू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस, तो वो हार्बर होता है। वो क्या होता है, हार्बर होता है। वहां पे वो आता है एंड द सिटी ऑन साइलेंट हाउंचेस एंड देन मूव्स ऑन। वो बिल्कुल धीरे धीरे से आता है और वहां से वो चला जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन अगर मैं आपको दूं, 4 लाइन का एक्सप्लेनेशन है पर बहुत जबरदस्त है। दिस मीन्स द फॉग एडवांसेस टुवर्ड्स द सिटी वेरी स्लोली। वो धीरे धीरे से आता है, कामली अपना काम करता है, और एज एंड व्हेन द सन राइजेस, जैसे ही सन की रोशनी उसके ऊपर, हार्बर के ऊपर आती है, तो वो बिल्कुल खत्म होके वहां से डिसअपियर हो जाता है। कौन, फॉग। दिस मीन्स द फॉग एडवांसेस टुवर्ड्स द सिटी वेरी स्लोली। वो किस तरीके से आता है, बहुत ही स्लो तरीके से आता है। एंड कामली जस्ट लाइक अ कैट, किसकी तरीके से आता है, कैट की तरीके से आता है। वन नेवर नोज हाउ एंड व्हेन द फॉग विल एंटर द सिटी। किस तरीके से वो एंटर हो रहा है सिटी में और कब वो डिसअपियर होगा। बट वी नो कि एज एंड व्हेन द सन राइजेस द फॉग विल डिसअपियर इजीली। कैट आती है धीरे धीरे, दबे पांव आती है, अपना काम करती है, दूध पीती है किचन से और चली जाती है। सिमिलरली द फॉग, फॉग आता है, अपना काम करता है, कोहरा छा जाता है, सबको धुंधला धुंधला ग्लेयर दिखता है, फिर जैसे ही सनराइज होता है तो फॉग डिसअपियर हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि हमें बोर्ड एग्जाम्स की तैयारियां कैसे करनी है, बिल्कुल धीरे धीरे करनी है, और रिजल्ट्स कैसे, खुद ही शोर मचा लेंगे, राइट। नेक्स्ट ही सेज दैट द फॉग सिट्स ओवर द होल ऑफ द सिटी। अब सिर्फ हार्बर के ऊपर ही नहीं बैठता है फॉग, कहाँ बैठता है, पूरी सिटी के ऊपर बैठता है, पूरी सिटी के ऊपर बैठता है। Silently by folding her legs behind itself and looks around the nearby places.
हर जगह वो बैठता है। आप कार को देखोगे, कोई भी ग्लास को देखोगे, हर एक के ऊपर एक ग्लेर लगा हुआ होता है। सिमिलरली इट सीम्स दैट द फॉग साइलेंटली कवर द होल सिटी एंड हार्बर। सिटी तो कवर कर ही रहा है, और हार्बर एक्चुअली जो खुली एरियाज होती है ना, वहां पे हार्बर हमको क्लियर दिखता है। इवन ऑन द हाईवेज इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग व्हेन वी आर स्विचिंग और ट्रेवलिंग टू दैट, तो वहां पे हम लोगों को ये फॉग देखने को मिलता है। आफ्टर वाइल व्हेन द फॉग लीव्स द सिटी एंड मूव्स ऑन, पर ये मूव कब होता है? व्हेन द सन राइजेस। द पोएट सेज सो बिकॉज इट इज अ नेचुरल फेनोमेना। ये क्या है? एक नेचुरल फिनोमेना है। जैसे मैंने आपको पहले वर्ड बोला है गुलाबी ठंडी, ये फॉग ज्यादातर वो गुलाबी ठंडी में हमको दिखता है जो दिवाली के टाइम पे आती है। सो हेयर ऑल्सो द पोएट सेज दैट जस्ट लाइक अ कैट द फॉग लीव्स द प्लेस। जिस तरीके से कैट आती है दबे पांव और चली जाती है, इसी तरीके से फॉग भी आता है और दबे पांव चला जाता है, साइलेंटली विदाउट बीइंग नोटिस्ड बाय एनीवन, एवरीवन। हर एक को नहीं दिखता। ऑफ कोर्स जो सुबह जल्दी उठते हैं उन्हीं को दिखता है, जो दोपहर में उठते हैं उनको फॉग नहीं दिखता है। सो हियर वी कंप्लीट विद द पोम